हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। और फाइनली अपना जो ट्रायंगल है वो ख़त्म हो चुका है, हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ चुके हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस एक ही क्लास के अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल का सब कुछ करा दूं। प्लानिंग तो यही चल रही है, ठीक है। फिर एक ही क्लास के अंदर आपको पॉलीगन करा दूं, और फिर कुछ क्लासेस के अंदर आपको सर्कल्स करा दूं। वो तो एक में नहीं है, ठीक है। मतलब दो तीन या चार क्लासेस में सर्कल्स होएगा, देखेंगे जब भी होएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी क्वाड्रिलेटरल्स। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी बात बता दूं कि आप यहाँ तक इस कोर्स को कर रहे हो, यहाँ तक आप पहुँचे हो। आप मेरे से पीछे भी होंगे, मैंने अगली वीडियोस भी डाल दी होंगी, तब आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, रेगुलरली किसी भी काम को करना, या फिर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है। अगर मुश्किल ना बोले तो कंटिन्यूसली एफर्ट तो डालना पड़ रहा है। ये देखना पड़ रहा है कि मैं कहीं पर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं ठीक ठाक तो पढ़ रहा हूँ ना, आज ठीक ठाक स्टडी को टाइम दिया है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो ये दो चीज़ें हैं। आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 महीने तक रोज़ 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ये काम मुश्किल है। एक दिन में तो एक बंदा 12 घंटे भी पढ़ लेगा, एक दिन में तो एक बंदा 18 घंटे ही पढ़ लेगा। 24 घंटे में से अगर उसको ये बोला जाए एक दिन पढ़ के तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो वो एक दिन में 24 घंटे भी पढ़ लेगा। बहुत लोग होंगे ऐसे, सोएंगे ही नहीं, 24 घंटे पढ़ लेंगे अगर एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से नौकरी मिले। तो ये मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है ये। किसी भी काम को करना, भले ही वो काम इजी हो, लेकिन उसको नियम से करना, उसको लगातार करना, उसको कंसिस्टेंसी से करना, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस दिलाएगी, कहीं पर भी, ठीक है। तो मेन बात ये नहीं है कि आप रोज़ दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं, जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हो उतना निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 घंटे, डेफिनेटली मिनिमम 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स की रेंज तो होनी ही होनी चाहिए। और इससे बाहर भी अगर आप हेल्दीली पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ो। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं और सारी चीज़ों को बढ़िया एक बैलेंस वे में मेंटेन करके चल पा रहे हैं, हेल्थ भी ठीक ठाक है, मतलब कि खाना पीना टाइम पर खा रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं। टाइम पर सोने का मतलब ये नहीं है कि रात को सोना ज़रूरी है, कोई दिन में भी सो लो, 7-8 घंटे सो लो। अपनी पढ़ाई को फिलहाल हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है? तो अगर आप कैसे भी करके मतलब ठीक ठाक अपने मेंटल बैलेंस को बना कर, बिना तंग हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए ठीक ठाक पढ़ पा रहे हैं, तो जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं उतना ही बढ़िया है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। और इस टाइम के साथ साथ एक ये टाइम देखना भी ज़रूरी है कि आपने जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो कितने टाइम तक बरकरार रखें, ठीक है। तो ये काफ़ी मेन चीज़ है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिजल्ट ये चीज़ लाती है, ना कि ये चीज़ रिजल्ट लाती है। आज आप पढ़ रहे हो तो ऊपर नीचे प्रोग्रेस हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसकी टेक केयर कर ली, अगर आपने इसका ख्याल रख लिया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, रोज़ काम डाला जा रहा है, रोज़ एफर्ट डाले जा रहे हैं, रोज़ काम किया जा रहा है, तो रिजल्ट अपनी केयर खुद कर लेगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आप इसको देखो, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। उस दिन पेपर ये आएगा वो आएगा फलाना, आपके हाथ में है नहीं, किसी और के हाथ में है नहीं, फिर तो पेपर ही लीक करवा लो भाई। देखो इतनी ही ज़्यादा टेंशन आ, पेपर ये आ गया वो आ गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया, लीक करा लो तुम पेपर, पहले ही पता कर लो कैसा है। तो हमारे हाथ में जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में मत सोचो, दिमाग ही खराब होएगा और कुछ नहीं होएगा। ओवर थिंकिंग ही करोगे, और वो भी उन चीज़ों के बारे में जो हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है ये मामला, ये कि आज फिर पढ़ना है, आज दिन में टाइम खराब नहीं करना है। फिर कल जब उठो, कल की टेंशन आज ले ली, कल की टेंशन कल लेंगे। कल जब उठेंगे भाई आज फिर पढ़ना है, परसों जब उठेंगे भाई आज फिर पढ़ना है। तो हफ्ते में अगर आप 6 डेज, ठीक है, और महीने में 25 डेज अगर आप ये काम कर देते हो, कुछ दिन तो इधर उधर लगेंगे ही, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। बस इन चीज़ों का ध्यान रख लो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट कोई ऐसे जादू की पुड़िया नहीं है कि कुछ ऐसे मंत्र मारने जाएगा, ये है उसके अंदर डाले जाने वाला इनपुट, रिजल्ट है आउटपुट। तो इनपुट का ध्यान रखो, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। आउटपुट की टेंशन मत लो, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें, क्वाड्रिलेटरल्स को स्टार्ट करें। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? क्वाड्रिलेटरल होती है भाई ऐसी कोई भी फिगर जिसके 4 साइड हों,
ट्रायंगल क्या है? जिसके 3 साइड हो। क्वाड का मतलब 4 हो गया, तो जिसके 4 साइड हो। तो जैसे ट्रायंगल अलग अलग तरह की थी भाई, स्केलन, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस, अलग अलग तरह की ट्रायंगल थी, एक्यूट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो वो सारी हम करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, देखो हम दो तरीके से ज्योमेट्री पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, और फिर हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन 2D। यही 2D शेप्स की ही बात है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एरिया और पेरीमीटर के रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल करवाऊंगा उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो एरिया एंड पेरीमीटर वाली चीज़ें हैं डिटेल में जो उनके ऊपर बेस्ड हैं, वो मेंसुरेशन 2D में होगी। और मेंसुरेशन 3D में जो 3D शेप्स होती हैं भाई, क्यूब कोन वगैरह, सिलेंडर वगैरह, वो हम वहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो कई बच्चों को ये लगता है कि भाई एरिया वाला फॉर्मूला छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो मेंसुरेशन 2D में आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं हमारे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पहले मैं आपको क्या करूँगा, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा दूंगा, सारे कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से करवा दूंगा, और फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे सारी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड यहीं पर। तो देखें, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है, तो पेन नोटबुक निकाल लो अगर नहीं निकाली है तो। जो अपने नोट्स हैं वो भी तो अपडेट करोगे, नोट्स भी तो बनाओगे यहाँ से अगर नहीं बनाए हैं तो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी नोटबुक्स के अंदर क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा फिर उसका सॉल्यूशन लिखा, और बहुत ही बढ़िया राइटिंग में लिख रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखा कोर्स को देख के, फिर अगला सॉल्यूशन लिखा। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्यों गलत बात है? देखो, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, वो मेरी वीडियो को देख रहा है और फिर उसका रफ में सॉल्यूशन कर रहा है, रफ में उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बंदा फेयर में सॉल्यूशन करेगा, तो बताओ जल्दी कौन करेगा? जल्दी करेगा ये। इसको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस भाई को कोई पैटर्न में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस उत्तर चाहिए। आधी चीज़ें दिमाग में करेगा, आधी पेपर पर करेगा, ठीक है। तो एक तो इसका जो क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न है वो वैसा है जो एग्जाम टाइप का है। एग्जाम में सिर्फ उत्तर चाहिए ना, या फिर एग्जाम में आप ऐसे करके आते हो वहां पर? ऐसे तो नहीं करके आते, 3 नंबर देगा 2 नंबर देगा एग्जामिनर, नहीं करके आते ना। बिकॉज इस चीज़ पर देखो, ऑनेस्टली बताओ, मेरे को गुस्सा आता है। मतलब आप यहाँ ग्रेजुएट होकर ये गलती कर रहे हैं। एक तो वो उस पैटर्न में सोल्व कर रहा है जो एग्जाम में हमें करने हैं, दूसरा वो अपने टाइम को बचा रहा है। आप एक पूरी नोटबुक बनाए जा रहे हो बढ़िया राइटिंग में, इसमें टाइम तो लगता ही है। अगर टाइम नहीं लगता तो अलग से आ जाना पेपर के बाद, मैं अपनी बुक लिखवा लूँगा आपसे गाइड करके। टाइम तो उसमें लगता ही है, लगता है ना। तो मेरे भाई, एक तो ये उस स्टाइल में क्वेश्चन सोल्व कर रहा है जैसे एग्जाम में करने चाहिए, तो इसको उसी की प्रैक्टिस होएगी और आपको इसी की प्रैक्टिस होएगी। हो सकता है ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगे कि ऐसे थोड़ी होएगा, हमें इसी की प्रैक्टिस होएगी। नहीं, आपके ब्रेन, फिर आप ये चीज़ें लिखोगे वहाँ पर ना चाहते हुए, आपकी आदत बन जाएगी। इतनी साफ नहीं लिखोगे, लेकिन इस बंदे से ज़्यादा ही चीज़ें लिखोगे। और ये मेरा भाई टाइम सेव करके आपसे 2 बार ज़्यादा रिवीजन करके जाएगा। बताओ करके जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 बार एक्स्ट्रा रिवाइज करके जाएगा। आप बुक बनाते रहो बहुत ही बढ़िया राइटिंग में, इससे कम बार रिवाइज करके जाओगे। एक तो गलत तरीके से प्रैक्टिस करी और एक कम बार करी, तो मतलब डेफिनेटली मार खाने वाले हो। मान लो ये बंदा पास भी हो जाए तो डेफिनेटली जितनी बड़ी पोस्ट इसको मिल सकती थी उससे छोटी पोस्ट लेगा। मान लो पास भी हो जाए और फिर मेरे को ये बोले कि देखो सर मैं पास हो गया ये करके, भाई आपने पोस्ट छोटी ले ली, जितनी आप ले सकते थे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी थी। तो मेरे भाई मैथ के अंदर क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। सर स्टेप 1, वीडियो देखी, हाँ जी सर, साथ की साथ सोल्व किया रफ नोटबुक में। प्लीज़ बुक मत बनाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ROUGH, ठीक है ना, रफ। तो वीडियो देखी, मेरे बताने से पहले सोल्व की, उसके बाद चाहे आपसे सोल्व हो गई या ना हो गई, वीडियो देखो, सोल्यूशन देखो, भले ही ज़्यादा स्पीड पर आप वीडियो को देखो, ठीक है जी। देन नंबर 2, जब टॉपिक कंप्लीट हुआ, जब टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपको PDF मिलती है, फिर उस PDF को आपने सोल्व करना है और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं उनको मार्क करना है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को एक बार सोल्व कर चुके हो, फिर भी एक आधे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, यानी कि वो डिफिकल्ट है।
फिर कभी अगर अलजेब्रा को रिवाइज करने का दिल करे तो पीडीएफ को मेंटली सोल्व करो। अगर क्वेश्चन को दोबारा करने का दिल करे पीडीएफ को मेंटली सोल्व करो, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर खास ध्यान दो। उसको मेंटली नहीं, उसको लिख के ही करना है, उसको पूरा करना है, उसको समझना है। ठीक है भाई। सर्कलिंग टेक्निक मैंने स्टडी प्लान में बता रखी है। अगर आपको मैथ्स के नोट्स बनाने ही हैं तो मेरे भाई कंसेप्ट्स के नोट्स बनाओ, जैसे मैंने आपको दे रखे हैं उनको इंप्रूव करो। आपको क्या लगता है वो फिर उन नोट्स में मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैं क्लास में कितना कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, सारी लिखी हुई है वहाँ पर, एक आधे पॉइंट रह जाते हैं, आप अपडेट करोगे, आप उनको अपडेट करोगे। जो आप चीज़ें सीखते हो अपनी भाषा में लिखोगे। नोट्स आपके वही काम आने हैं जो आपने खुद बनाए हैं। सीधी बात बता देता हूँ। अगर भाई ऐसा चाहते हो पतली गली से निकलना कि मतलब सस्ते में काम निपट जाए, सस्ते में काम नहीं निपटता, क्योंकि और बंदे हैं जो सस्ते में काम नहीं निपटाना चाह रहे। उनके घर में नौकरी की ज़रूरत है। वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरे को लेनी पड़ेगी, मेरे को लाइफ में अच्छा करना है। वो सस्ते में काम नहीं निपटा रहा, आप सस्ते में निपटा रहे हो, वो जीतेगा। तो आपसे ज़्यादा सिंसियर, अगर आप सस्ते में काम निपटाओगे तो आपसे ज़्यादा सिंसियर बंदे मिल जाएंगे मार्केट में। तो सिंसियर बनो, रिजल्ट आपके पास आएगा। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा। सिंसियर बनो, सिर्फ इतना करो जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, हर एक चीज़ एक एक स्टेप बता तो रहा हूँ, उन चीज़ों को फॉलो करो। रिजल्ट कहीं दूर नहीं है, आपके पास है। उस दिन गारंटेड आपका नाम होगा लिस्ट में, बढ़िया रैंक के साथ नाम। ठीक है। तो गलत तरीके, जैसे मैं गाइड करता हूँ, जो चीज़ मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ उस चीज़ को टेलीग्राम पर पूछते हैं लोग ग्रुप के अंदर। मतलब इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे। ठीक है। तो भाई सीरियस हो जाओ अगर आप वाकई में चाहते हो कि कुछ रिजल्ट निकले तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स को कैसे करना है बता दिया है ना भाई, और इनको कैसे रिवाइज करना है स्टडी प्लान में सब कुछ मैंने बता रखा है, तो उन चीज़ों को फॉलो करो। चलिए जी, अब माइंड को थोड़ा लाइट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि भैया एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। ये नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, नहीं। कोई भी आडी टेढ़ी चतुर्भुज बनाओगे तो ये सारे रूल वो भी फॉलो करेगी, हर एक क्वाड्रिलेटरल करेगी, चाहे वो कैसी भी हो। बस 4 लाइनों को किसी ने जोड़ दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। ये सारे रूल फॉलो करेगी ये वाली क्वाड्रिलेटरल, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 है। बहुत ही सिंपल है। एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ट्रायंगल बनती हैं। ये देख लो, उन 2 ट्रायंगल के एंगल से सारे एंगल बनते हैं, तो सारे एंगल्स का सम 360 हो जाए। नेक्स्ट, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आप कैसे याद करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपने ये चीज़ याद की है कि अगर मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मार दूँ, मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मार दूँ, तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए की है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ओ सी इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस डी। एंगल ए और डी के सम का हाफ है। तो इसको आप ऐसे देखोगे कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ का एंगल बाइसेक्टर और यहाँ का एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर, मैं प्रूव नहीं करूँगा बिकॉज ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 90 प्लस हाफ ए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 एंगल है, तो यहाँ पर 90 की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाफ ऑफ देयर सम। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू सिर्फ इन दोनों का सम का हाफ। ऐसे आप याद रखोगे कि अच्छा यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मार दिया तो ये सामने जो 2 एंगल हैं उनके सम का हाफ। ट्रायंगल के अंदर 90 प्लस 90 माइनस ऐसा करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जस्ट एंगल्स आएंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट। नेक्स्ट, ये वैसे मेंसुरेशन 2D में करेंगे ये चीज़ें, बट पहले भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। मान लो अपने सामने क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये मैंने इसका हाइपोटेन्यूज खींच दिया। इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये इसकी हाइट है H1, है ना। और इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर यहाँ से जब मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो ये आ गया H2। तो इसका एरिया क्या होगा, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 2 हिस्से में बढ़ चुका है। एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, 2 हिस्से में बढ़ चुका है।
तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया प्लस नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू ये वाला डायगोनल इंटू हाइट। इस वाली ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ये बेस इंटू ये वाली हाइट। तो बेस तो कॉमन आ जाएगा जो AC है, तो H1 प्लस H2। तो दो ट्रायंगल्स के एरिया जोड़े हैं बस। तो इसको अलग से याद नहीं रखना, मतलब अलग से नहीं रटना, जस्ट आप ऐसे रटो कि एक डायगोनल दे दिया, उसके ऊपर हाइटें खींच दी, तो दो ट्रायंगल्स के एरियाज को जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो भाई, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स के बीच में एंगल है थीटा, ये वाला ले लो सर, अगर ये वाला लेंगे तो ये 180 माइनस थीटा होएगा। आपके मन में ये डाउट आ सकता है ना। तो थीटा ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, एरिया सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं कौन से वाला एंगल लूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के बीच का एंगल पता है और उन डायगोनल्स की लंबाई पता है D1 और D2, तो उसका एरिया होगा हाफ D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? हाफ D1 D2 साइन थीटा। इसको याद रखिएगा, इसी को मैं बाद में दोबारा पूछूंगा आपसे, बिकॉज ये हर एक क्वाड्रिलेटरल पर लगता है। ये जो है ये पैरेललोग्राम पर भी लगेगा ये फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल पर भी लगेगा, ये रोम्बस पर भी लगेगा, ये स्क्वायर पर भी लगेगा, ये ट्रेपेजियम पर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हर एक आडी तिरछी हर तरह की क्वाड्रिलेटरल के ऊपर लगता है, तो ये सब के ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा एरिया का। तो वहाँ पर हम इन सब के लिए एरिया का फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो ये यूज होएगा। और एक और दूसरी बात, इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे। अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स को मिला दूं, तो ये जो आमने सामने वाले पोर्शंस हैं ना, ये आमने सामने वाले, इनके एरिया का प्रोडक्ट सेम होता है। ये A1 इसका एरिया है, ये A2 इसका एरिया है, A3 इसका एरिया, A4 इसका एरिया। A1 इंटू A2 इजक्वल टू A3 इंटू A4, A1 इंटू A2 इजक्वल टू A3 इंटू A4। आमने सामने के जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनके एरिया का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, अब सबसे पहली क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम आ गए हैं, तो मैं यहीं पर आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली अपनी क्वाड्रिलेटरल है जी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसके आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ओके जी, आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं। ओके जी, ये आमने सामने वाले जो एंगल हैं ये बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम 180 होएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये 180 माइनस थीटा, आमने सामने वाले बराबर हैं, तो ये भी 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इनके डायगोनल्स को लेकर भी कई प्रॉपर्टी हैं, अभी बता देता हूँ आपको। देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो हिंदी वाले हैं वो साथ के साथ लिख सकते हैं कि भाई विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं। इतना आप लिख सकते हैं ना, इतना आप करें, तो स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी मेरे भाई। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल जो है वे इक्वल है। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल हैं, जो एडजेसेंट एंगल हैं इनका सम 180 है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे पैरेलल लाइंस हो और ऐसे आप लाइन मारोगे तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो यही तो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसे लाइन मारी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसे लाइन मारी, इन दोनों का सम 180। डन। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? नेक्स्ट, अब डायगोनल्स के रिलेटेड कुछ इनकी प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं। देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसको काट देते हैं ना। जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, बट यहां पर आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को, किसी भी पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम भी कई तरह के होते हैं, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। तो एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और यहां पर एंगल 90 डिग्री का है, बट है तो पैरेललोग्राम ही एक तरह का। तो स्क्वायर के ऊपर भी ये लागू होएगा, ये रेक्टेंगल के ऊपर भी लागू होएगा, ये रोम्बस के ऊपर भी लागू होएगा। ठीक है, तो हर एक बात को समझते चलो।
तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं डायगोनल्स। देन बाइसेक्ट द एरिया, जो डायगोनल है वो एरिया को बाइसेक्ट करता है। क्या मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आप डायगोनल खींच रहे हो तो ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है एरिया को। ये दोनों ट्रायंगल्स हम इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एरिया बराबर है, सब कुछ बराबर है। ऐसे ही अगर आप दो डायगोनल्स खींच दोगे, तो ये सारे एरियाज बराबर हैं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, सारे एरिया बराबर हैं। तो डायगोनल्स एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डजंट बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, और वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर भी एंगल बाइसेक्टर होएगा, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, इसे रटना नहीं है। इसे निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, देखो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ये ए है तो ये वाला भी ए होएगा। क्यों? क्योंकि जेड बन रहा है, ये पैरेलल भुजाएं हैं, ये ए है तो ये वाला भी ए होएगा। ऐसे ही अगर ये बी है तो ये वाला बी होएगा। ओके, अब ए और बी बराबर कब होंगे? अगर मान लो ये यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो तभी होएगा ना जब ए और बी बराबर होंगे, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा। हाँ जी, बी ये है, ए ये है, ए और बी कब बराबर होंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जब बी के सामने वाली भुजा और ए के सामने वाली भुजा बराबर हो। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जब ये एडजेसेंट भुजाएं बराबर होती है ना, जब ये वाली और ये वाली, सर ये वाली और ये वाली किस में बराबर होती हैं? स्क्वायर में। तो स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं इस एंगल को, बराबर हिस्सों में बांट रहे होते हैं, और ऑपोजिट तो इक्वल होते ही है। ऐसे ही रोम्बस के अंदर, रोम्बस में ये सारी भुजाएं इक्वल है ना, तो जब भी एडजेसेंट भुजाएं इक्वल हो जाएंगी तो ये डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करने लग जाएंगे। क्लियर है? इस एंगल को बाइसेक्ट करने लग जाएंगे। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल जो है यहाँ पर बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है एंगल को। देन नेक्स्ट, डायगोनल्स के बारे में ये सारी बातें। डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर एंड नॉट इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है। ऑफ कोर्स होना जरूरी है क्या? पैरेललोग्राम को मैं ऐसे तिरछा कर दूं, बेचारे कहाँ से परपेंडिकुलर होंगे? ठीक है, ना ही इक्वल है। इक्वल भी आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये वाला छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा है, ये वाला तो लंबा है। ठीक है, अगर मैं इसको और लिटा दूंगा ऐसे तो फिर ऐसे और हो जाएगा, ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, ये बहुत लंबा हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं फिर। नेक्स्ट, साइड डायगोनल रिलेशनशिप। एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर आपने लिखनी है तो नोट्स में लिख लिया करो, बैक जाओगे तो फिर से दिख जाएंगी। कई बच्चों को ये रहता है रब कर दी, बैक जाओगे फिर से दिख जाएगी वीडियो। ये देखो, साइड डायगोनल रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप बताता हूँ साइड और डायगोनल में। साइड अगर किसी भी पैरेललोग्राम की, ये सब पैरेललोग्राम्स के ऊपर लगता है, सब पैरेललोग्राम्स पर लगता है। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, अगर साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल हैं, अगर सारी साइड्स इक्वल हुई किसी भी पैरेललोग्राम की तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे। जैसे स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, हाँ जी सर, तो इसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, रटना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं, जी हाँ सर, तो इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। तो साइड्स जैसी होंगी उससे अपोजिट डायगोनल होंगे, साइड्स इक्वल तो डायगोनल परपेंडिकुलर। ओके सर, अगर साइड्स परपेंडिकुलर हुई, साइड्स परपेंडिकुलर किस में होती हैं? रेक्टेंगल के अंदर होती हैं। साइड्स परपेंडिकुलर है ना, तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, दोनों डायगोनलों की लंबाई सेम होगी। और साइड्स परपेंडिकुलर किस में होती हैं? सर स्क्वायर में, तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स की लंबाई सेम होती है। स्क्वायर में तो दोनों केस हो गए, स्क्वायर में तो साइड इक्वल भी हैं सारी और परपेंडिकुलर भी हैं सारी, तो डायगोनल परपेंडिकुलर भी हैं और लेंथ में इक्वल भी। क्लियर? ये रिलेशनशिप लिख लोगे, याद रखोगे। अगले पे आ जाएं, रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल और इसमें क्या फ़र्क है? अगर मैं इसको पकड़ के या फिर अगर मैं इसको यहां पर खड़ा होके, ये लो भाई, थोड़ी सी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां पर खड़ा होके, ठीक ठाक लग रहा है कि धक्का लग रहा है ना? अगर मैं यहां पर खड़ा होके इसको सीधा कर दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी? एक रेक्टेंगल बन जाएगी।
तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, बस हमने जोर लगाकर उसको सीधा कर दिया, बस सीधा कर दिया। ए पैरेललोग्राम विद परपेंडिकुलर साइड्स इसे रेक्टेंगल, परपेंडिकुलर साइड से बना हुआ पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम को आप ऐसे टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, ऐसे कर दो, प्रॉपर्टी तो सारी फॉलो करेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल भी फॉलो करेगी क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एंगल्स आर 90। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। देन डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल हैं। अब डायगोनल्स इक्वल क्यों हैं? क्योंकि साइड्स परपेंडिकुलर है, वही रिलेशन, बट नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों नहीं है डायगोनल्स? क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लंबी है, तो साइड्स इक्वल नहीं है तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी नहीं है। देन कोई भी रेक्टेंगल ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम फॉलो करती है। अब ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या होता है? देखो, बहुत ही इजी है। यहां पर ये फिर भी प्रूव नहीं करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट याद करवा दूंगा। मान लो यहां पर एक पॉइंट है Q, ठीक है, तो इन सब को जोड़ते हैं, सारे वर्टिसेस को। अब इसको ब्रिटिश फ्लैग क्यों बोलते हैं? जब इसको हम प्रूव करते हैं ना, तो हमें ये डंडियां खींचनी पड़ती हैं ऐसे। तो ये अंग्रेजों के झंडे जैसा दिखता है, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा उनके जैसा, तो इसलिए इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलने लगे। तो यार हाँ, आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है क्या, कि AQ का स्क्वायर, आप एक बार इस वर्टेक्स से जाओ, एक बार इस वर्टेक्स से जाओ, आमने सामने वाले वर्टेक्स से आना है और उनको जोड़ना है। AQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इस वर्टेक्स से आओ, BQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। ये है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्या सर इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर हो या रेक्टेंगल के ऊपर हो, मान लो ऐसे है, तो यहां से डंडी कौन सी आई है, यहां से डंडी कौन सी आई है, यहां से डंडी कौन सी आई है, यहां से डंडी कौन सी आई है ना, तो भी ये फॉलो होएगा। अगर ये पॉइंट बाहर है, अगर ये पॉइंट बाहर है तो भी एग्जैक्टली फॉलो होएगा। तो इसलिए आपने कैसे देखना है कि कोई भी रेक्टेंगल है, पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर हो, ऊपर हो, बाहर हो, फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऑपोजिट वर्टिसेस से, विपरीत सिरों से जो दूरियां हैं उनके स्क्वायर का सम बराबर है। ऑपोजिट वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का सम बराबर है, पॉइंट कहीं पर भी पड़ा हो। ले रहे तो हमें रटने की जरूरत नहीं, हमें पता है एक बार D से जाऊंगा, एक बार B से जाऊंगा, इज इक्वल टू एक बार A से जाऊंगा, एक बार C से जाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होता है तो स्क्वायर तो होएगा ही। क्लियर है भाई? तो रेक्टेंगल खत्म, जो भी प्रॉपर्टीज अपने काम की हैं। देन नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है भाई? ये रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा लंबी है इस वाली साइड से, तो अगर मैं इसको ऐसे भींच दूं, इसको ऐसे इकट्ठा कर दूं, ये वाली साइड को भी इसके बराबर कर दूं, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल जो है कुछ भी नहीं है, ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो तो एक स्क्वायर बोल देते हैं हम उसको, तो है तो ये भी पैरेललोग्राम ही है ना। क्लियर है? डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पैरेललोग्राम में इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखी थी, है ना, इनमें कम लिख रहा हूं, वो सारी इन पे लागू होती है ना। डायगोनल्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? मैंने क्या बताया था? साइड्स और डायगोनल की एक रिलेशन बताई थी कि साइड्स अगर इक्वल तो डायगोनल परपेंडिकुलर, साइड्स परपेंडिकुलर तो डायगोनल इक्वल, ठीक है। तो सारी साइड्स बराबर हैं इसलिए डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, सॉरी सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं इसलिए डायगोनल्स इक्वल हैं। तो डायगोनल इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, और एंगल बाइसेक्टर भी हैं। इस एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं, वर्टेक्स पे जो एंगल है उसको बाइसेक्ट भी करते हैं। सर कैसे? मैंने बताया था अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे।
क्लियर है भाई, समझ में आ गई। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है तो 45-45 का हो जाएगा। तो स्क्वायर का एवरीथिंग इज ओके। और स्क्वायर के अंदर भी ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम फॉलो होएगा, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम तो हर एक रेक्टेंगल के अंदर फॉलो हो रहा था, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, बस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसके अंदर भी फॉलो होएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रोम्बस। अब रोम्बस और इसमें क्या फ़र्क है? रोम्बस और इसमें, जैसे हमने पैरेललोग्राम बस टेढ़ा है, सीधा करते ही रेक्टेंगल बन जा रही है, ऐसे ही रोम्बस टेढ़ा है, सीधा करते ही स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है ये, जब पैरेललोग्राम में यहाँ पर एंगल 90 का होगा तो रेक्टेंगल बन जाएगी, रोम्बस में जब यहाँ पर एंगल 90 का होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो बस एक टेढ़े स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। जनरली पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो, सारी प्रॉपर्टीज आपको रटने में बर्डन नहीं होता और चीज़ों को इजीली रिलेट कर पाओगे। ठीक, ये पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक, रोम्बस समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर क्यों हैं? मैंने बताया था, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो डायगोनल्स हो परपेंडिकुलर होंगे, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। क्या साइड्स परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स हैं, देखो डायगोनल अनइक्वल है, अनइक्वल मैंने बता दिया, एंगल बाइसेक्टर हैं, बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल बराबर होएगा। ऑपोजिट एंगल तो बराबर होते ही हैं सारे पैरेललोग्राम में, ये आधा आधा भी काट रहे तो थीटा 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 ये बराबर है। क्लियर है मेरे भाई। द नेक्स्ट, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर है जिसमें एक पेयर है पैरेलल साइड्स का, एक पेयर है पैरेलल साइड्स का। ठीक, फिगर विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जस्ट दूसरा पेयर नहीं है, दूसरा पेयर पैरेलल साइड्स का बनते ही क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगी। आमने सामने वाली पैरेलल होते ही पैरेललोग्राम हो जाएगी, लेकिन सिर्फ अगर एक पेयर है तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। सिमिलरिटी केस, अब इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो सिमिलरिटी का केस होता है एंड एरिया डिवीजन बाय डायगोनल्स। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। ये मैंने, चलो यहीं से बताते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर क्रॉस बन जाए तो क्या हो जाता है, सिमिलरिटी केस आता है। मैंने बताया था यही वाला सिमिलरिटी वाला केस ट्रेपेजियम के अंदर होता है, बिकॉज ये भुजाएं पैरेलल होती हैं। जो डमरू वाला केस है वो ट्रेपेजियम में होता है। तो जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स जो हैं उनमें सिमिलरिटी का केस डेवलप होता है, आपको याद है कि नहीं? नेक्स्ट, अब एरिया कैसे डिवाइड होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं सीधा बता देता हूँ, बाद में प्रूव करूँगा। अगर इस हिस्से का एरिया ए है और इस हिस्से का एरिया बी है तो इस हिस्से का एरिया होएगा √AB और इस हिस्से का एरिया होएगा √AB। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों हिस्सों का जो एरिया है वो इक्वल होएगा। अब पहले मैं बताऊंगा कि इन दोनों का इक्वल क्यों होएगा, पहले ये बता देते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया का और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होएगा। जी हाँ, तो इसका एरिया मैंने ए मान लिया, इसका मैंने बी मान लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये छोटी ट्रायंगल आपको सीधी दिख रही है, इसका एरिया ए, इसका बी, तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट है ए इंटू बी, तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट भी ए इंटू बी होएगा। लेकिन ये किसने बोला कि ये इक्वल होंगे, वो अभी देख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये प्रूव करना जरूरी है इसलिए आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेगा। देखो ये बोलते हैं कि मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनके बीच में अगर आप ऐसे ट्रायंगल्स बनाओगे तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पर। तो बेस तो दोनों ट्रायंगल का यही है AB, और बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों की हाइट जो है वो भी सेम हो गई। बेस और हाइट सेम होते ही एरिया जो है बराबर हो जाएगा। यही केस यहाँ पर है। AB जो है बेस है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। जी हाँ, तो एरिया ऑफ ADB एंड एरिया ऑफ ABC आर इक्वल।
भाई सेम बेस से आप दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बना रहे हैं तो बेस तो सेम है, हाइट भी सेम होगी। तो ए बी डी पूरी ट्रायंगल का एरिया और ए बी सी पूरी ट्रायंगल का एरिया बराबर है। जी हाँ, तो अगर ए बी डी का एरिया बराबर है ए बी सी के, अब मैं दोनों में से घटा देता हूँ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ से मैंने ट्रायंगल ए ओ बी घटा दी, यहाँ से मैंने ट्रायंगल ए ओ बी घटा दी, कर सकता हूँ। अगर इस ट्रायंगल में से ए ओ बी घटाओगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ए ओ बी घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी इक्वल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। और इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट ए इंटू बी है, तो ये भी अंडर रूट ए बी, ये भी अंडर रूट ए बी। आपको याद रखना है, यूज होता है, यूज होवत है भैया। मेंसुरेशन 2D में डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और चीज जो प्रॉपर्टीज के अंदर आती है जो आपको करानी जरूरी है, जो मैं कराने वाला हूं वो प्रूव हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली, लेकिन मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखो, अच्छा ये मैंने लिखी नहीं यहाँ पर, तो ये वाली कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, मान लो ये इसकी साइड और ये इसकी साइड नॉन पैरेलल साइड है, इनके मिड पॉइंट को लूँ और इसको मैं बोल दूँ पी क्यू, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी। एक और बात बता देता हूँ, पी क्यू को मैं ज्वाइन करूँ तो ये डायगोनल्स को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट होंगे। ये जो लाइन जा रही है, अब ऐसा क्यों है, बिल्कुल हल्के से एक बार प्रूव करके बता देता हूं देसी तरीके से। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 2 3, ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है डी ए का, हाँ जी सर। ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है सी बी का, तो ये बीच वाली लाइन बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रही है। यहाँ पर इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1। तो मैंने ये बताया था अगर 3 लाइनें पैरेलल हैं, कैसे भी लाइनें मार लो भाई साहब, यहाँ पे कैसे भी लाइनें मार लो, ये तो मिड पॉइंट ही निकलेगा। आपने ऐसी टेढ़ी लाइन मार दी डायगोनल, ये तो मिड पॉइंट ही निकलेगा। टेढ़ी लाइन मार दी है तो मिड पॉइंट ही निकलेगा। अगर ये लाइन किसी एक लाइन को भी ऐसे बीच से काट रही है, किसी एक को भी, और ये पैरेलल है इन दोनों के, अब कैसे भी मार लो ये मिड पॉइंट ही निकलेगा उस लाइन का, यहां से लेकर यहां तक की लाइन का मिड पॉइंट ही निकलेगा। क्लियर है। तो अगर मैं ज्वाइन कर दूं P जो कि मिड पॉइंट है, Q जो कि मिड पॉइंट है इनको, तो M और N भी मिड पॉइंट होंगे इनके डायगोनल्स के, ठीक है। तो PQ की लंबाई क्या होगी, PQ इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बटे में 2, एंड MN इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स बटे में 2। जो PQ है वो पैरेलल साइड्स का सम बटे में 2, जो MN है पैरेलल साइड्स का डिफरेंस बटे में 2। इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे अटैक, बिल्कुल सीधे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत। अब इसके ऊपर 10 क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता, इसको 10 दे दिया, इसको 8, 10 और 8 18 बटे 2 9, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन क्या ही करवाऊँ इतनी इजी रकम पर। इसको याद कर लो, कंसेप्ट में लिख लो, बार बार इसको देखो, सीधे क्वेश्चन आएंगे, आज तक आते रहे आगे भी आएंगे, ठीक। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है। अभी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होता है ऐसा ट्रेपेजियम, देखो ये तो पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में जिसकी ये इक्वल हो, आइसोस्केलस जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। तो जो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है ना, अगर कोई आपको आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बताए कि ये वाला ट्रेपेजियम आइसोस्केलस है, तो आप समझ जाना कि उसको आप एक सर्कल में भी डाल सकते हो। ऐसे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी सर्कल के अंदर किसी ने ट्रेपेजियम बता दिया कि इस सर्कल के अंदर ये ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस है। क्लियर है भाई। आपको सिमेट्री सी फील हो ही रही होगी। अगर मैं सर्कल के अंदर 2 लाइनें ऐसे खींच दूँ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों पैरेलल हों, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होएगा और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा सेम फील ही हो रहा होगा। प्रूव कर सकते हैं बट नो नीड, ये याद रखना जरूरी है। क्लियर है। सबसे लास्ट फिगर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी है भाई पतंग। अब पतंग कैसे बनती है, पतंग आपने उड़ाई है तो आपको पता होगी, हालांकि अपने गांव में ऐसी नहीं, हम तो स्क्वायर टाइप की बना लेते थे ना। मेरे को तो स्कूल में 9वीं 10वीं में किया था शायद, तब पता चला ऐसे बनानी चाहिए थी। मैं स्क्वायर टाइप की बनाता रहा बचपन से। देखो नेक्स्ट इज काइट। पतंग किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं भैया एक ऐसी फिगर जिसमें 2 जोड़े हैं इक्वल साइड्स के, जैसे AB इज इक्वल टू AD
एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। इसको काइट बोलते हैं। क्लियर है? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें, फिगर विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, दो पेयर हैं ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। दो आइसोस्केलस ट्रायंगल से बनती है। कैसे? देखो, अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर दूं तो इसके ऊपर क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसके नीचे क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। है कि नहीं है? तो बेसिकली आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो सारा इस पे लागू होएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि काइट दो आइसोस्केलस ट्रायंगल से बनती है। ठीक है? वन डायगोनल इज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका एक डायगोनल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर है। इसका क्या मतलब है? लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। देखो, अगर मैंने ये वाला डायगोनल मारा तो इस डायगोनल के ऊपर और नीचे की चीजें बराबर हैं। कई बच्चे बोल देंगे हाँ है, ऊपर भी आइसोस्केलस नीचे भी। अरे वो कितनी बोनी सी आइसोस्केलस है, ये कितनी चोंच वाली आइसोस्केलस है। लेकिन अगर मैं ये वाला डायगोनल मार दूं तो इसके इधर और इसके उधर चीजें बराबर हैं। हाँ हैं। ये वाला डायगोनल शीशे का काम कर रहा है, इसके इधर भी सेम चीज, इसके उधर भी सेम चीज। तो इस डायगोनल के इधर और उधर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? साइड 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 साइड। ये वाली साइड तो कॉमन ही है, तो साइड 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 से आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? तो ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल जो है ये सिमेट्री लाइन के ऊपर है। इसके इधर अगर थीटा है तो इधर भी थीटा, इधर कुछ है तो इधर भी कुछ, सेम डिट्टो सब कुछ। इधर जो है वैसा ही उधर है, सिमेट्रिकल है ये ऐसे। ठीक है? क्लियर है मेरे भाई? और एक और बात मैं आपको बताऊं, ऊपर भी आइसोस्केलस नीचे भी आइसोस्केलस। अगर ऊपर वाली आइसोस्केलस से 90 डिग्री की लाइन खींचोगे तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है ये 90 डिग्री की लाइन है। एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। जी हाँ सर। मीडियन का भी काम करती है। जी हाँ सर। सेम खेल नीचे है। नीचे से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे या फिर नीचे से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो एल्टीट्यूड भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ होगी। क्लियर है? तो चीजें समझ रहे हो? मेरे को अलग से रटवानी नहीं पड़ रही है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस वाली सारी प्रॉपर्टी, आइसोस्केलस वाली सारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कई बार चीजें बच्चों को रटवा दी जाती हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। भाई साहब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर आप मान लो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मिड पॉइंट पर आओगे, यहाँ से मिड पॉइंट पर आओगे, आपने खींची तो मीडियन है बट ये एल्टीट्यूड भी होगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, ऊपर नीचे, तो डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। अब कई बच्चों को ये लगता है कि डायगोनल दो बराबर हिस्सों में एंगल को बांटता है, तो क्या यहां पर भी बांटेगा? क्यों बांटेगा? ऊपर बोनी सी ट्रायंगल है, नीचे इतनी लंबी चोंच वाली ट्रायंगल है, तो ये और ये एंगल तो इक्वल हैं, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स मौजूद हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन इन दोनों का इक्वल होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। दीज आर अनइक्वल। ठीक है? समझ में आ रही है बातें? ऑल काइट्स आर टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। अब ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये एंड में करते हैं हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो साइड्स हैं वो टेंजेंट्स से बनी है, सर्कल के टेंजेंट्स से, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल आ सकता है। तो ये सारी साइड्स टेंजेंट का काम कर रही है ना। सारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल नहीं आ सकता, सारी ट्रायंगल के अंदर आ सकता है बट क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ सकता। जैसे मैं बना के दिखाऊं, देखो ऐसे ही बना लेते हैं सर्कल के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने 1 2 3, ये लो चौथी साइड को टच कर रहा है नहीं, तो सारी साइड्स टेंजेंट्स का काम तो नहीं कर रही ना इसमें। ये तो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये वाली है। तो सारे काइट्स टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वैसे तो रहने दो ये, है ना। इन सब के अंदर वो एक आधी बार ये यूज हो सकता होएगा तो है? क्यों? देखो, हर एक ट्रायंगल के अंदर आप एक सेमी सर्कल खींच सकते हो। आप हर एक ट्रायंगल के अंदर सेमी सर्कल खींच सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? इस ट्रायंगल में भी सेमी सर्कल खींच सकते हो, उस ट्रायंगल में भी। और आपको पता है ये जो काइट बनता है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बनता है। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमेट्री की लाइन है। तो हर एक काइट के अंदर एक सर्कल आ सकता है। इसको आप इग्नोर भी कर दो चाहे यार, मतलब इतना ये यूज भी नहीं होता ऐसा पॉइंट, इग्नोर कर दो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ना हो कि एक आधे स्टूडेंट अनकंफर्टेबल हो जाए, ई का बता डाला ऐसे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। कितने टाइम में दे दिए मैंने? 45 मिनट में। तो अगली 45 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को रगड़ देते हैं, कैसा रहेगा?
कर दे काम। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अपने दिमाग को अलर्ट कर लो। क्वाड्रिलेटरल के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर। विच क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है? एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। तो इन क्वेश्चन को अलग अलग 6 जगह कराने की बजाय मैंने एक ही जगह कराने का सोचा। देखो, मान लो अब मैं इसी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ सोल्व करूंगा, तो आप अपनी नोटबुक पर बनाते रहना, अगर बनाने का दिल करे तो मैं रब कर दूंगा बाद में। क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट्स को मिलाएं, इन मिड पॉइंट्स को, तो कैसी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, ये बात पूछ रहे हैं। मतलब कि ऐसे अगर मिलाएं तो कैसी क्वाड्रिलेटरल बनेगी? PQRS कैसी क्वाड्रिलेटरल है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। मिड पॉइंट्स को मिलाने से कैसी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, आपको उसके लिए सिर्फ ये देखना होगा कि जो डायगोनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। ठीक है, जैसे क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे मान लो डायगोनल AC है, डायगोनल AC। अब आप देखो ट्रायंगल ADC को, ADC, ट्रायंगल ADC के अंदर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने से बनी लाइन सामने वाली लाइन के पैरेलल होएगी और उससे हाफ होएगी। तो ये वाली जो लाइन है ये AC से हाफ होएगी, AC/2। ऐसे ही ये वाली जो लाइन, अब आप देखो ट्रायंगल ABC में ये भी मिड पॉइंट है, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने से बनी लाइन तीसरी साइड से हाफ और पैरेलल होएगी। तो ये भी इस लाइन के पैरेलल है और इससे हाफ है। ओके सर, तो आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल हो गई। जी हाँ सर, पैरेलल तो हो गई। क्यों? क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल हैं। इक्वल भी हो गई। क्यों? क्योंकि उस लाइन की हाफ ये है, उसी लाइन की हाफ ये है। पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई। सिमिलरली अगर आप इस डायगोनल को मिला दोगे मेरे भाई, तो इस डायगोनल से हाफ ये है, इस डायगोनल से हाफ ये है, इस डायगोनल के पैरेलल है ये और इसी डायगोनल के पैरेलल है ये। तो यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल और इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम बन गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, चाहे कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनी फिगर हमेशा पैरेललोग्राम होएगी। अब पैरेललोग्राम कई तरह के होते हैं, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी। अब ये कैसा पैरेललोग्राम है वो देखते हैं। क्या इसके डायगोनल्स इक्वल हैं? देखो पैरेललोग्राम तो हमेशा बनेगा। अब वो कैसा पैरेललोग्राम बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा वो देखते हैं। क्या इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं? नहीं। किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल इक्वल होने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे ही आडी तिरछी मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाई थी, उसके डायगोनल इक्वल क्यों हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी होने जरूरी नहीं है। क्या इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर भी होने जरूरी नहीं है। ऐसे ही किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के, हर एक क्वाड्रिलेटरल के थोड़ी परपेंडिकुलर होते हैं। इसने तो रैंडम क्वाड्रिलेटरल बोला है। तो डायगोनल्स अगर, अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल होते लंबाई में, तो ये ऑरेंज कलर के डायगोनल का हाफ ये, इसका हाफ ये। मान लो ये गुलाबी वाला भी इक्वल होता, तो इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, चारों साइड बराबर हो जाती और ये रोम्बस बन जाता। तो देखो डायगोनल्स के इक्वल होने से फर्क होता है, ये सारी साइड्स इक्वल हो जाती। अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते, अगर ये दोनों डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते, तो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, ये भी परपेंडिकुलर हो जाती, ये रेक्टेंगल बन जाती। तो डायगोनल्स के इक्वल होने से और परपेंडिकुलर होने से हमें पता चलेगा कैसी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। पैरेललोग्राम तो आप किसी भी फिगर के मिड पॉइंट को मिला दो, बनेगा ही बनेगा। पैरेललोग्राम तो बनेगा ही। अब उसके आगे वो रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, रोम्बस बने, वो वहां से पता चले। मिटा दो अब इसको, क्या कहते हो? नेक्स्ट, तो यहां पर बन गया भाई साहब पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो ओके। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आपने मिड पॉइंट्स को मिलाया तो पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, क्योंकि हमने किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाया था। ठीक है, पैरेललोग्राम तो ये है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो डायगोनल्स इक्वल हैं? नहीं, इक्वल तो नहीं है भैया।
पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, मतलब कि चारों साइड इक्वल नहीं होंगी, आमने सामने वाली तो इक्वल होंगी। क्या डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर हैं? नहीं, 90 डिग्री पर भी नहीं है पैरेललोग्राम के, तो इसकी साइड्स भी 90 डिग्री पर नहीं होंगी, तो भी ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। इसका मतलब कोई खास पैरेललोग्राम ये बना नहीं, टेंशन ना लो, बनेगा खास, दिल छोटा मत करो। नेक्स्ट, अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाएं, रेक्टेंगल में एक खास बात है, अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो पैरेललोग्राम तो बनेगा, ये तो हम श्योर हैं, किसी के भी मिड पॉइंट को मिला लो। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है। मैंने क्या बताया था कि साइड्स अगर इक्वल हों तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, साइड्स अगर परपेंडिकुलर हों तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो इसकी साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो इसके डायगोनल्स इक्वल हैं लेंथ में। अगर डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हैं तो डी बी का आधा ये और ए सी का आधा ये और ये, तो अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो इन चारों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसके आधे ये दोनों हैं, इसके आधे ये दोनों हैं और इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो चारों की लेंथ इक्वल हो गई। तो ये क्या बन गया? देखो पैरेललोग्राम तो ये था, चारों साइड और इक्वल हो गई तो ये तो रोम्बस बन गया। तो ये तो क्या बन, तो अब आप क्या मतलब रटोगे क्या? ऐसे रटना मत, मैंने रट नहीं रखा, मेरे को 2 मिनट लगते हैं, इसलिए तो आपको बताया ना कि डायगोनल्स को देखेंगे, पैरेललोग्राम तो हमेशा बनेगा। डायगोनल इक्वल होंगे तो सारी साइड्स इक्वल, अंदर वाली फिगर की। परपेंडिकुलर हो तो सारी साइड्स परपेंडिकुलर, उसके बेस पर बना देंगे। कैसा बना? अब देखो आगे कितने इजीली हम कर देंगे। रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, और ना ये चीज हमने रटी है, जिंदगी भर याद रहेगी ये तो, अपने बच्चों को भी सिखा पाओगे। देखो पैरेललोग्राम तो भाई साहब PQRS बनेगा चाहे कैसी भी फिगर के मिड पॉइंट मिलाए हो। अब रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो अंदर वाली फिगर की साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इसकी साइड्स भी परपेंडिकुलर होंगी, सॉरी। तो साइड्स इक्वल नहीं है बट परपेंडिकुलर हैं, तो ई तो रेक्टेंगल बन गया। क्लियर? नेक्स्ट, स्क्वायर, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने से अब पैरेललोग्राम तो फॉर श्योर बनेगा, किसी भी फिगर के मिड पॉइंट को मिला दो। अब स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं तो इसकी साइड्स भी परपेंडिकुलर होगी, वो इक्वल भी होते हैं तो इसकी साइड्स भी इक्वल हो गई, तो ये तो स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो। ऐसे ही किसी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, तो ठीक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का भी देख लेते हैं। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में ये दोनों बराबर हैं, और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का क्या मतलब है? ये दोनों बराबर है, तो एक सिमेट्रिकल सी फिगर नहीं लग रही आपको? एक तो ट्रेपेजियम ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा, ऐसे चोंच बढ़ा रखी है, ये दोनों तो पैरेलल हैं बट ये वाली साइड बहुत ज़्यादा ही बड़े, कितना तिरछा सा है, उधर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इधर थोड़ा सा है। ट्रेपेजियम ऐसा हो सकता है, ऐसा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया, चोंच से निकली है, लेकिन ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल सी फिगर है ये। इनके बीच में अगर मैं यहाँ से लाइन से ऐसे कैंची से काट दूं तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों सिरे बराबर। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है आपको प्रॉपर्टी बताऊं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के अंदर। तो किसी भी फिगर के मिड पॉइंट मिलाओगे चाहे कैसी भी फिगर हो तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो यानी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होने जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी आइसोस्केलस के हों भी परपेंडिकुलर, लेकिन सारे आइसोस्केलस, किसी भी रैंडम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के डायगोनल परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। तो साइड्स की परपेंडिकुलर है कि नहीं ये नहीं हम कह सकते, लेकिन इक्वल जरूर है, तो ये तो रोम्बस बन गया। पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि क्या बन गया? रोम्बस।
तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी रट नहीं रखी हैं। अभी मैं बता रहा था तो मेरे को ये भी नहीं पता था ये रोम्बस निकलेगा, क्योंकि ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड लगते हैं। पैरेललोग्राम तो बनता ही है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हमें पता ही होती है जज करने में कि क्या बनेगा। ठीक है भाई, तो रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C इक्वल टू 72, ओके जी। एंगल D इक्वल टू 28। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B मीट एट O, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB? तो ये मैंने बताया था, इट इज़ हाफ ऑफ इन दोनों का सम। ये CGL 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है, यानी कि 50 इज द आंसर। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड D, एंगल C का बाइसेक्टर एंगल D का बाइसेक्टर मीट एट E। अगर एंगल CED 56 है, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के सम का हाफ होता है। तो इन दोनों के सम का हाफ अगर 56 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 112। इन दोनों के सम का हाफ होता है ये, अगर इन दोनों के सम का हाफ 56 है तो इन दोनों का सम 112, और उसमें से एक एंगल उसने 49 बता दिया, तो 112 में से घटा दो, 12 में से 9 गए 3, 10 में 4 गए 6, 63। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, टीयर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट फॉर ए क्वाड्रिलेटरल? ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, क्या बोल रहा है भाई ये? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the 2 pair of opposite sides, जो opposite side हैं उसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, ये वाली, और इसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है ये वाली, ये जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, जो ऑपोजिट साइड के 2 पेयर हैं, एक ये पेयर एक ये पेयर, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ट्रू है कि फॉल्स? बताओ। इसको सोल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको दी जा चुकी है। मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो पैरेललोग्राम तो जरूर होती है। तो इसका मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम तो है ही, बिना सोचे आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। अब ये कौन सा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, वो हम सोच के बता सकते हैं डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, बट पैरेललोग्राम तो बनता है। ठीक है, अब SQ और PR तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए, हाँ जी, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है। तो इसका मतलब वो सच बोल रहा था, ये लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, दिस इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 4 एडजेसेंट साइड्स, तो 4 एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, ओके, उसका जो एरिया है वो टोटल एरिया का हाफ है। पूरी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है उससे हाफ है। किसका एरिया? क्वाड्रिलेटरल PQRS का। बताओ हाफ है कि नहीं? हाफ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, सोचो, सोचना है यार। मेरा उत्तर मतलब क्या बोलते हैं, मेरा उत्तर मत देखना, ये मत करना कि मेरा उत्तर आप देख लो। मैं भी सोच रहा हूँ, एक तरीका तो मेरे दिमाग में है ही, उसके अलावा अगर मैं और तरीका कर लूँ, बिकॉज ये पैरेललोग्राम बना है अंदर से, तो हम यूज़ ना ही कर पाएंगे भैया, तो वैसे ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपने सोचा कि नहीं? देखो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बना दूँ, ठीक है, AC, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायंगल ADC को देखो, ADC, ये जो जब आप ये करते हो, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला देते हो, तो मैंने आपको क्या बताया है कि छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, और बिकॉज छोटी वाली ट्रायंगल की साइड्स जो है हाफ है, तो इसका एरिया 1/4 होएगा पूरी बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका एरिया कितना होएगा? 1/4। तो
अब ध्यान से यहाँ पर सुनने वाली बात है भाई साहब, समझ में नहीं आएगा। देखो ट्रायंगल ADC के अंदर, ट्रायंगल ADC के अंदर पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना है, 1/4। सिमिलरली यही कहानी नीचे हो रही है ट्रायंगल ABP के अंदर। इस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABC के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना है, 1/4। तो जो ये वाला एरिया था, देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले एरिया का 1/4 यहाँ पर है और इस वाले एरिया का 1/4 यहाँ पर है। तो पूरे एरिया का 1/4 है यहाँ पर और यहाँ पर मिलाकर। अब यहाँ पर डाउट ही आता है, कई बच्चे 1/4 और 1/4 को जोड़ देते हैं, हाफ कर देते हैं। ऐसा नहीं, फिर से मेरी बात को सुनो। अगर मेरे पास कुछ सेब हैं, ठीक है, और कुछ केले पड़े हैं, तो मैं एप्पल में से भी हाफ खा गया, मैं केलों में से भी हाफ खा गया। मैं एप्पल में से भी हाफ एप्पल खा गया, केलों में से भी हाफ केले खा गया। तो हाफ प्लस हाफ 1, तो क्या मैं सारे फ्रूट खा गया? नहीं। जो यहाँ पर रखे थे उसमें से भी आधे खा गया, जो यहाँ पर रखे थे उसमें से भी आधे खा गया। तो मैं ओवरऑल आधे खा गया, जहाँ जहाँ पर भी रखे थे मैं उनमें से आधे खा गया। तो इसका मतलब मैं जितने भी फ्रूट थे उनके आधे खा गया। तो सेम केस यहाँ पर है। यहाँ पर जो एरिया था उसका 1/4 ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर जो एरिया था उसका 1/4 ये रिप्रेजेंट करती है। तो पूरे का 1/4 है। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो पूरे का 1/4 रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों ट्रायंगल मिलकर, ये और ये 1/4 एरिया को कवर कर रही है। पूरे क्वाड्रिलेटरल का 1/4 एरिया बोल रहा हूं। इसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल मिलकर, ये वाली और ये वाली, ये भी 1/4 कवर कर रही हैं अगर आप ऐसे डायगोनल मारोगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का 1/4 एरिया इसके पास है, 1/4 एरिया इन दोनों के पास है। तो 1/4 प्लस 1/4 पूरी क्वाड्रिलेटरल का हाफ। तो ये सारी मिलके पूरी क्वाड्रिलेटरल के आधे एरिया को कवर कर लेती हैं, तो बीच में हाफ ही बचेगा। ये भी सच बोल रहा है बिल्कुल। आंसर इज बोथ आर 1 and 2। ठीक है, ये CDS में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F आर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। E and F आर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD है, इसका सेंट्रोइड बताया है इन्होंने, एंड ट्रायंगल BDC का सेंट्रोइड बताया है इन्होंने रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ EF। मैं बना क्यों नहीं रहा, मैं बताऊंगा। देखो, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? जी हाँ सर, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस डायगोनल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा होगा इस डायगोनल ने। जी हाँ सर, पॉइंट O पर। तो AO जो है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा नहीं तो स्किप हो जाएगा। ट्रायंगल ABD के अंदर AO जो है वो मीडियन है, मीडियन है। जी हाँ, तो अगर ये मीडियन है तो इसका सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटेगा और इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो वो बोल रहा था ट्रायंगल ABD का सेंट्रोइड E है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल BCD के अंदर CO मीडियन है, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जा रही है, तो इसका सेंट्रोइड इस मीडियन पर होएगा, 2:1 रेशियो में बांटेगा डिस्टेंस को। जी हाँ, और ये है F। और एक और बात, अगर A से लेकर O तक 3 यूनिट है तो C से लेकर O तक भी 3 यूनिट है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ वाला रेशियो जो 3 यूनिट दे रहा है और यहाँ वाला रेशियो जो 3 यूनिट दे रहा है वो दोनों बराबर हैं। क्यों? बिकॉज AO इज इक्वल टू CO, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अदरवाइज हम एक रेशियो को दूसरे रेशियो के साथ यूज थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मान लो मैं बोलूँ राम और श्याम की सैलरी की इनकम है 2:3, और कोई और बंदा है भाई साहब, राम और श्याम के अलावा और क्या ही ले, एक तो उदय शेट्टी हो गया और एक वो मजनू हो गया वेलकम बैक मूवी वाले, तो इनकी सैलरी का रेशियो है कुछ भी 4:5। तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि इनसे ज़्यादा है उनकी सैलरी। हो सकता है इसकी 2 करोड़ हो, इसकी 3 करोड़ हो, इसकी 40 रुपये हो, इसकी 50 रुपये हो। तो 2 अलग अलग रेशियोज को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक कोई लिंक ना दिया जाए। तो यहाँ पर लिंक है, तो AO इज इक्वल टू CO, तो इसका मतलब यहाँ की 3 यूनिट बराबर है वहाँ की 3 यूनिट, तो हम आपस में इनको यूज भी कर सकते हैं। अब उसने बोला कि EF जो है उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर पूरी AC की लंबाई 12 है तो पूरी AC की लंबाई 12 है, तो देखो 2 यूनिट है AE की,
1 + 1 2 यूनिट है ई एफ की और 2 यूनिट है एफ सी की। तो ई एफ की लंबाई 2 2 2 1/3 है, 12 की 1/3 यानी कि 4। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ जी। ओ, पता नहीं कितने महीनों के बाद ऐसे पढ़ाते हुए मेरे को उबासी आई है। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, हद ठंड पड़ रही है, डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है रात को। मतलब फ्रेश उठा ही नहीं जा रहा, नींद सी आ रहा है दिन में, मतलब नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही कई दिन से। ABCD से पैरेललोग्राम, और हो क्या रहा है, मैं आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास मैंने बोला है आपको, बट फिर भी सैटरडे को एक आधी बार दे ही देता हूँ, और फिर घर के काम एक आधे, मतलब एक आधा एक्स्ट्रा काम बचा हुआ मिल रहा है, रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा। इस वीकेंड देखेंगे, शायद सैटरडे क्लास ना दें बट दे देंगे एक्स्ट्रा बना के। देखो, ABCD से पैरेललोग्राम, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ABCD पैरेललोग्राम है, E और F मिड पॉइंट है, ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये सारे टुकड़े एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक ठीक है। DE एंड BF इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट X एंड Y। जो DE है और BF है, ये डायगोनल AC को X और Y पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। इफ AC इज इक्वल टू 15, अगर AC 15 है तो XY की वैल्यू क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कैसे? देखो, खुद ट्राई करो पहले। अगर मैं DB को ज्वाइन कर दूं, अब हिंट मिल गई है तो आप एक बार फिर से ट्राई कर लो। अगर मैं DB को ज्वाइन कर दूं तो ट्रायंगल ADB में देखो, ADB में ये मिड पॉइंट है, हाँ जी, तो ये मीडियन है, हाँ जी, ये मिड पॉइंट है। ट्रायंगल ADB में देखो, साइड AB का मिड पॉइंट है, हाँ जी, साइड DB का मिड पॉइंट है, ये A, यहाँ पर मान लो Z, AZ भी मीडियन है, हाँ जी। जब दो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंट्रोइड पर मिलते हैं, और सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांट रहा होता है, हाँ जी सर। सेम कहानी यहाँ की है, यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो ये सेंट्रोइड है, ये 2:1 रेशियो में बांट रहा है। ओके, और यहाँ पर जो 2 और 1 3 यूनिट है, वही 2 और 1 3 यूनिट यहाँ पर है, मतलब यहाँ के 3 यूनिट और यहाँ के 3 यूनिट बराबर है। क्यों? बिकॉज AZ इज इक्वल टू ZC, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, AZ और ZC बराबर है। तो उसने XY की वैल्यू पूछी है, अगर AX 2 यूनिट है, YC 2 यूनिट है, तो XY भी 2 यूनिट है, तो ये 1/3 हो गया पूरी का। उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंसर इज 5, आंसर इज 5। ABCD is a parallelogram. P and R are the midpoints of DC and BC। देखते हैं भाई। ABCD is a parallelogram. P and R are the midpoints of DC and BC। DC का midpoint P और BC का midpoint R। The line PR intersects the diagonal AC। तो जो diagonal AC है, इसको लाइन PR Q पर काटती है। द डिस्टेंस CQ विल बी इक्वल टू, तो ये जो डिस्टेंस CQ है ये किसके बराबर होएगा? AC के कंपैरिजन में या BD के कंपैरिजन में बता रखा है। तो देखो, सोचो क्या कर सकते हैं। अगर मैं DB को मिला दूं तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये जितना है AO उतना ही CO होएगा। ओके, P और R मिड पॉइंट है, अगर P और R मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई? अगर मिड पॉइंट्स को मिला रहे हो तो ये लाइन सामने वाले से हाफ होएगी, उसके पैरेलल होएगी, सिमिलर ट्रायंगल वाला केस बन गया। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी? कि जब भी ये सिमिलर ट्रायंगल वाला केस बनेगा, मान लो यहाँ पर A है, A:B रेशियो है, तो कोई भी लाइन खींच लो, वो A:B रेशियो में ही बटेगी, कोई भी लाइन खींच लो A:B रेशियो में ही बटेगी। तो यहाँ पर भी वही मामला होगा, ये मिड पॉइंट है तो CQ अगर 1 यूनिट है तो QO भी 1 यूनिट है, CQ अगर 1 यूनिट है तो QO भी 1 यूनिट ही होएगा। अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, 1:1 रेशियो है, तो कोई भी लाइन खींच लो, वो मीडियन हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी लाइन खींच लो, ये 1 है तो ये 1 होएगा। ओके, अगर CO की लंबाई 2 है तो AO की लंबाई भी 2 होएगी, क्योंकि डायगोनल्स तो बराबर हिस्सों में बांट रहे होते हैं एक दूसरे को। तो CQ की लंबाई क्या है? CQ की लंबाई है 1/4 ऑफ AC, AC की 1/4 है, AC/4 ऑप्शन है।
ठीक है, क्लियर है। ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints. P and Q are midpoints of BC and CD. BC का midpoint P, CD का midpoint Q. Find the area of triangle APQ. Triangle APQ का area if area of ABCD is 40. बताओ, देखता हूँ कौन दिमाग लगा पाता है इसमें। ट्रायंगल हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आप APQ का एरिया नहीं निकाल पाओगे, बाकी पोर्शंस का एरिया निकाल पाओगे, इजीली निकाल लोगे बाकी पोर्शंस का एरिया। देखो, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं ऐसे डायगोनल खींच दूँ तो दो बराबर हिस्सों में एरिया बट गया। आप बोलोगे जी हाँ सर। और मैं यहाँ पर इस मिड पॉइंट के ऊपर इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ तो ये मीडियन हो गई इस ट्रायंगल की। हाँ जी सर। तो इसने भी एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। हाँ जी सर। तो एरिया जो है ABC का वो पहले ही हाफ था। ABC का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में पहले ही हाफ था, आपने एक बार और हाफ कर दिया तो ये एरिया 1/4 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी 1/4 हो जाएगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ है। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये वाला डायगोनल खींच दोगे तो एरिया हाफ हो गया इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ पर मिड पॉइंट मार दिया तो ये एरिया कितना होता है, ये 1/4 होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एरिया 1/4 होता है पूरी ट्रायंगल का। तो ये एरिया इस पूरी ट्रायंगल का 1/4 है, लेकिन पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में कितना होएगा, 1/8। तो ये वाला एरिया 1/8 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है 1/4 होता है। छोटी मोटी चीज़ें आपको याद है ना, बहुत बड़ी चीज़ें याद रखने के लिए नहीं बोल रहा, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो विद इन सेकेंड्स प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 1/4 1/4 यानी कि 2/8 2/8 1/8 तो 5/8, तो 1 - 5/8 3/8, तो इसका एरिया 3/8 होएगा। तो 3/8 इंटू 40, 3/8 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन बी। क्लियर है। तो वही सेम सी छोटी मोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह यूज़ कर रहे हैं भैया, डायगोनल वगैरह खींच रहे हैं वही। तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। अगर अभी नहीं निकल रही तो बाद में निकाल लोगे एक बार करने के बाद है। नेक्स्ट, द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 and 10। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। अच्छा, ये मैंने पहले करवाया नहीं के अंदर, ये हाँ ये नहीं करवाया, चलो ये मैं आपको करवा देता हूँ। किसी भी डायगोनल के अंदर, सॉरी किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स है वो एक टीम में होते हैं। वही वाला ना क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो। पैरेललोग्राम्स टू साइड्स की लेंथ है सम ऑफ, हाँ वही वाला है। ठीक है, तो डायगोनल्स एक टीम में होते हैं और साइड्स एक टीम में होती हैं, दो टीम में होती हैं। मैं आपको रटने का टेक्निक बता रहा हूँ। तो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम यानी कि AC² + BD² इज इक्वल टू सारी साइड्स के स्क्वायर का सम यानी कि AB²। अब देखो साइड 4 होती हैं, डायगोनल 2 होते हैं, लेकिन डायगोनल जो है वो बड़े बड़े होते हैं। आपको खुद ही लग रहा है AC कितना बड़ा है, BD भी बड़ा ही है एक आधी साइड से। ठीक है, तो सारे डायगोनल एक तरफ, सारी साइड से एक तरफ, और इनके स्क्वायर का सम सेम होता है। अब इसको लिखने को आप कैसे भी लिख दो भाई, AD और BC जो है वो सेम है। अब AD और BC, इन दोनों की जगह BC लिख दो या AD लिख दो। AB और CD, AB और CD सेम है, दोनों की जगह CD लिख दो या AB लिख दो। लेकिन मेरे को बेस्ट लगता है ये कि सारी साइड्स के स्क्वायर का सम। इसको 2 × ऐसे करके बच्चे याद रखते हैं। क्यों याद रख रहे हो भाई, ऐसे सारी साइड से एक तरफ, सारे डायगोनल एक तरफ। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला कि एक साइड 3 है एक साइड 10 है, तो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम बताओ। तो इजीली बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 + 3 का स्क्वायर 9। अब आपको पता है कि सामने वाली भी 10 है, तो अब आप इसको भले ही यहाँ पर 2 कर दो ऐसे, बट याद ऐसे रख लो, याद ऐसे रख लो कि सारी साइडों का स्क्वायर एक तरफ और डायगोनल्स के स्क्वायर का सम एक तरफ। ठीक है, तो 218 विल बी द आंसर। सर क्या ये पूछा हुआ है, जी हाँ मेरे भाई, 2019 के Tier 2 में ही पूछा था ये। ठीक है,
नेक्स्ट का इसको HW में दे ही दें, करो HW में है, इजी है, कर लोगे। लेट WXYZ बी ए स्क्वायर, लेट PQR बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, WXYZ एक स्क्वायर है। PQR बी द मिड पॉइंट्स ऑफ WX का मिड पॉइंट P, XY, ZW, ठीक। KL बी मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR, तो PQ और PR के मिड पॉइंट हैं K और L, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ PKL, जो PKL का एरिया है उसका बटे में WXYZ का एरिया। कोई खास बात नहीं है ये, जस्ट वैसे ही ये क्वेश्चन ले लिया है, इजीली हम कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो और सुनने से पहले एक बार ट्राई करो बस। हमें ये बताना है कि पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में इस PKL का एरिया क्या होगा। तो देखो पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में RQWX, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में हाफ होएगा, क्योंकि आपने किया क्या, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिला दिया, तो स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब इस RQX के कंपैरिजन में एक तो हमारे पास है WXYZ, है ना, हाँ, तो इसके कंपैरिजन में इसका एरिया क्या है? हाफ। अब इसके कंपैरिजन में अगले वाले का एरिया यानी कि PQR का एरिया क्या है? देखो RQXW के या RQWX, ये तो बन ही नहीं रहा, इसके कंपैरिजन में इसका एरिया कितना है? मेरे भाई आपके पास एक ऐसी फिगर है, आपने यहां से ऐसे मिला दिया है, तो देखो ये जो फिगर है ये तो रेक्टेंगल है, जी हाँ, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कर लो, बात सेम ही है। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया आधा होएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा? इसका एरिया बेस इंटू हाइट है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो इसके कंपेरिजन में इसका एरिया हो गया हाफ। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रायंगल PQR का एरिया इसके कंपेरिजन में 1/4 हो गया, जी हाँ। अब PQR के कंपेरिजन में ट्रायंगल PKL का एरिया कितना होएगा? तो मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया है ट्रायंगल PQR के कंपेरिजन में, सर ये तो 1/4 होएगा। ऊपर वाले इस चोंच का एरिया 1/4 होता है, ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट पूरा होता है, तो 1/4 का भी 1/4, तो पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/16 हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन बी। यही पूछा है कि पूरे स्क्वायर के एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना फ्रैक्शन है, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर आप कई तरीकों से कर सकते हो, साइड्स की लंबाइयाँ वगैरह माप लो, लेकिन बेस्ट ये है, लंबाइयाँ वगैरह माप लो नहीं, सॉरी मान लो, लेकिन बेस्ट ये है। नेक्स्ट, ABCD is a rhombus whose side is this and angle ABC is 120, then length of diagonal BD is equal to what? तो आपको एक छोटी सी चीज बता दूं इक्वेशन करने से पहले, क्या कि इस चीज को वो बार बार यूज कर रहा है। मान लो हमारे पास एक रोम्बस है और वो ऐसे रोम्बस को बार बार यूज कर रहा है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो दूसरा बाय डिफॉल्ट 120 हो गया, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 60 डिग्री वाले रोम्बस को वो बार बार यूज कर रहा है। एक एंगल पता लगते ही रोम्बस के सारे पता लग जाते हैं, ठीक है। तो क्यों यूज कर रहा है? उसके डायगोनल्स की लंबाइयों को यूज कर रहा है। अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ करूं तो यहां पर भी 60 होएगा, क्योंकि रोम्बस के अंदर डायगोनल जो है दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होता है एंगल को, यहां पर भी 60 होएगा। तो ये क्या बन गई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो अगर रोम्बस की साइड A है तो छोटे वाले डायगोनल की लंबाई A यूनिट ही होती है इसके अंदर, वो इसको बार बार यूज कर रहा है, इसलिए बता रहा हूं। और इस डायगोनल को देख लो, अब आप मान लो ये O पर एक दूसरे को काटते हैं, तो AO क्या है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। क्यों? क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं रोम्बस में, तो हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/4 इंटू A, सॉरी √3/2A। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2A। तो A से लेकर O तक की लेंथ तो निकाल ली, लेकिन A से लेकर C तक की लेंथ के लिए मैं इसको डबल करूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा,
तो जो छोटे वाला डायगोनल है वो साइड के बराबर ही है और बड़े वाला डायगोनल है दैट इज √3a। इस सिचुएशन को वो बार बार यूज कर रहा है। उसने ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है कि एक डायगोनल है, एक रोम्बस है जिसका एक डायगोनल तो साइड के बराबर है, दूसरा डायगोनल √3a है, तो बताओ उसमें एक एंगल क्या है, या इस तरीके से भी उसने क्वेश्चन पूछा है हाल ही में। क्लियर है? मिक्स में करवाऊंगा वो। क्लियर है? देन द लेंथ ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू, तो इसने क्या बोला है AB इज इक्वल टू 4, तो डायगोनल BD की लंबाई बताओ, तो दैट विल बी 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे कि ठीक है भाई उसने कौन सा एंगल 120 बताया है, ABC बताया है, तो ये वाला एंगल 120 हो गया, तो छोटे वाले डायगोनल की लंबाई पूछी है, ये वाला 60 है, तो ये 4 है, तो ये 4 है, ये 60 होती है, आपको पता होना चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 ही होता है, तो एक डायगोनल साइड के बराबर, दूसरा साइड इंटू √3 के बराबर, लिख लो चाहे नोट्स के अंदर। नेक्स्ट, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सवालों के माध्यम से कराई जा सकती हैं, अदरवाइज जो नोट्स हैं उनके अंदर अगर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लिख दूंगा तो वो नोट्स ही मतलब सवाल बन जाएंगे, एक हिसाब से बर्डन हो जाएगा। तो मैथ्स के नोट्स को कैसे बेस्ट लिखा जाता है वो मैंने वहाँ पर लिख रखा है। अब आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट इन करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर पुट इन करेंगे उन नोट्स के अंदर, आपके लिए बर्डन नहीं होगी, आपने खुद पुट इन करी है, रोम्बस के पास ही आप पुट इन करोगे, प्लेन ज्योमेट्री में पुट इन करोगे, आपको ये याद रहेगी, आपने खुद डाली है, यहाँ पर डाली है, ये मेन कंटेंट है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मान लिया करो। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस विद वन एंगल एज 30 डिग्री। एक रोम्बस है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, ओके जी, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होता है। चलिए बनाते हैं। तो अगर ये 150 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। ओके, इसने पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स, तो दोनों डायगोनल बनाने पड़ेंगे भाई। ये 30 डिग्री का है, तो ये 15 डिग्री का बच जाएगा, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, तो 15, 75, 90, ये वाली ट्रायंगल याद है कि नहीं है, याद करवा चुका हूँ पहले, याद मैंने क्या बोला था, 15 के सामने नेगेटिव वाला होएगा √3 - 1, 75 के सामने प्लस वाला, 90 के सामने 2√2, इसको याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बताया, यहाँ पर उसने बताया है इस साइड का मेजर 4 सेंटीमीटर है, इस साइड का मेजर 4 सेंटीमीटर है, तो इनकी लंबाइयों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैं दो केस कर सकता हूँ, 90 के सामने 4 है, 90 के सामने 2√2 है, तो 2√2 का √2 गुणा है। मैं स्टार्टिंग से ही इस 4 को कंसिडर कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं इस 4 को रहने दूँ, मैं खुद से एक सिचुएशन क्रिएट कर लूँ। ठीक है, बाद में कंपेयर कर लेंगे कैसे। 90 के सामने मैंने मान लिया 2√2, 15 के सामने हो गया √3 - 1, तो ये भी हो गया √3 - 1, दोनों बराबर हैं। 75 के सामने हो गया √3 + 1, तो ये भी हो गया √3 + 1। अब उसने बोला है कि भैया डायगोनल्स की लंबाई का डिफरेंस, तो AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई हो गई 2√3 + 2, BD की लंबाई हो गई 2√3 - 2, इनका डिफरेंस क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया जी, इसमें से अगर मैं उसको घटाऊं तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर 2√2 यूनिट की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसका √2 गुना है, हाँ जी सर, तो इसका भी √2 गुना हो जाएगा, 4√2 इज द आंसर। या तो इस 4 को स्टार्टिंग से ही कंसिडर कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो कर लो, या रेशियो से सिचुएशन कंसिडर कर लो, फिर देख लो इसके बराबर ये था तो हमारा उत्तर तो यह है, इसके बराबर क्या होएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ABCD इज ए रोम्बस, AB इज प्रोड्यूस टू F, ABCD एक रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, जी हाँ। AB इज प्रोड्यूस टू F, AB को हमने F तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी। BA इज प्रोड्यूस टू E, BA को हमने E तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है मेरे भाई, सच दैट AB इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू BF, यानी कि ये सारी इक्वल हैं।
तो नीचे में से कौन सा ट्रू होगा? ईडी इज ग्रेटर देन सी एफ। तो ये तो दिख ही रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, ईडी इज ग्रेटर देन सी एफ, यही उत्तर होएगा। दिमाग खराब है आपका। रोम्बस को उधर टिल्ट करने के लिए किसने बोला? उधर मैंने टिल्ट कर दिया। रोम्बस को ऐसे भी बना सकते हैं। तो कभी भी रोम्बस और पैरेललोग्राम में बिकॉज हमारी एक तरफ बनाने की आदत हो जाती है, तो एक तरफ बना के ऐसे उत्तर मत दिया करो। इस केस में जो ईडी है वो छोटा हो जाएगा सी एफ से, ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि रोम्बस को ऐसे ही बनाओ या फिर ऐसे ही नाम रखो ए बी सी डी, ऐसे भी नाम रख सकते हैं ए बी सी डी, तो सरासर गलत। नेक्स्ट, ईडी इज परपेंडिकुलर टू सी एफ। ईडी जो है सी एफ के परपेंडिकुलर है, ये पता नहीं भाई, अभी सरेआम देख कर तो नहीं बोल सकते, बाकी देखेंगे आगे। ईडी इज पैरेलल टू सी एफ। अब ईडी इज पैरेलल टू सी एफ, इसको तो काट ही सकते हैं, पैरेलल तो नहीं है, एटलीस्ट इतना दिख रहा है कि काटेंगी। देन ईडी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल होता है। ये तब पॉसिबल होता है ये हाइपोटेन्यूज हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो और ये मिली हुई हो। ये तो मिली हुई तो है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। या फिर अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो आप प्रूव करते हैं। देखो ईडी और सीडी परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये वाला एंगल क्या है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही। देखो अगर यहां पर इस वाले एंगल को मैं ए मान लूं तो ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगा 2a। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर। अगर इसको मैं बी मान लूं तो ये भी बी, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, 2a प्लस 2b क्या होता है? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। तो फिर a प्लस बी क्या होएगा? a प्लस बी हो जाएगा 90। क्लियर। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ZEF के अंदर, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ए बी और ये तीसरा एंगल ए और बी का सम 90 है, तो ये तीसरा एंगल तो डेफिनेटली 90 ही होएगा। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ABCD इज ए रोम्बस, तो मैंने आपको हर पैरेललोग्राम के लिए एक रूल बताया था। हर एक पैरेललोग्राम के लिए क्या रूल है उसको भाषा में कन्वर्ट करते हैं कि डायगोनल्स की टीम एक तरफ, साइड्स की टीम एक तरफ, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, ऐसे मैं बोल रहा हूं उसी से लिख लो, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम सारी साइड्स के स्क्वायर के सम बराबर होगा। ऐसे लैंग्वेज में लिख लो इसको, आपने भले ही वो लिख लिया, उसके साथ में ये भी लिख लो, लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से आसानी रहती है। ऐसे भी लिख लो कि डायगोनल से एक तरफ, साइड से एक तरफ, इनके स्क्वायर का सम इनके स्क्वायर के सम के बराबर होएगा पैरेललोग्राम में। तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो बस, तो इसके ऊपर भी वो रूल लागू होगा, सारे पैरेललोग्राम पर होगा, स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, सबके ऊपर। लेकिन वो बंदा पूछेगा इनके ऊपर, रोम्बस और पैरेललोग्राम पे। ठीक है, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो अब वो इसकी जगह कुछ भी कर सकता है बिकॉज ये सारी इक्वल हैं। तो 4AB स्क्वायर कर दे, 4BC स्क्वायर कर दे, कुछ भी कर देगा वो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन मैंने लोकस का भी ले लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन ले लिया बिकॉज अपने एग्जाम में ये है नहीं, बट आपको लोकस का मतलब पता हो कि अगर गलती से उसने एक दे भी दिया तो आप निकाल पाओ, कोई मुश्किल बात नहीं है। लोकस का मतलब होता है, हिंदी में आपको दिखाया बिंदुपथ। देखो हिंदी बड़ी मस्त लैंग्वेज है, उसने यहाँ बता दिया बिंदुपथ क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन रोम्बस ABCD, एक रोम्बस है ABCD, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन रोम्बस ABCD विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C, जो A और C से इक्विडिस्टेंट हो। दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको करवाया है, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस कोई चीज हो, इक्विडिस्टेंट। मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बना हर पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, हर एक पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल बीच में है और बिल्कुल सीधी खड़ी है। ठीक है, तो A और C से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है। अच्छा, अब लोकस क्या होता है मैं बता देता हूं।
लोकस होता है हिंदी में बिंदुपथ। क्या मतलब? एग्जामिनर आपको एक प्रॉपर्टी बताता है जो अपने सिलेबस में है, और उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। उन सारे बिंदुओं को मिलाकर जो फिगर बनी है वो लोकस हो गया, बिंदुपथ। वो आपको एक प्रॉपर्टी बताएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर एक पॉइंट है, द लोकस, अब ध्यान से देखिएगा, द लोकस ऑफ ए, इसने क्या बोला? पॉइंट ना। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ। एक पॉइंट है जो ओ से बराबर दूरी पर है, तो ओ से बराबर दूरी पर जब आप दुनिया के सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो ये क्या कह रहा है? ओ से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को मिलाने से जो रास्ता बना है, बिंदु पथ जो रास्ता बन गया, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं भाई? सर्कल। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल। तो बस इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज लोकस पोकस कुछ है नहीं। जिसको ये भाई समझ है क्वेश्चन करने की वो कर लेगा, बट लोकस की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो वो कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि पॉइंट ए और सी से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है, उसका लोकस, यानी कि उन सारे पॉइंट से मिलकर क्या बनेगा, अभी देख लेते हैं इस रोम्बस के अंदर। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो यानी कि इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो अगर मैं दोनों डायगोनल खींच दूं तो ये परपेंडिकुलर है रोम्बस के डायगोनल। तो इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारे पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये सारे पॉइंट मिलकर क्या बना लेंगे? ये सारे पॉइंट मिलकर डायगोनल बीडी बना लेंगे। खत्म खत्म। ये है लोकस का मतलब, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गई बात। अब ऐसे वो पूछते हैं, इस चीज को पूछने का ये तरीका है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भी तो दिमाग लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट, ABCD इज ए रोम्बस, ए लाइन पासिंग थ्रू C। देखते हैं भाई, ए लाइन पासिंग थ्रू C कट्स एक्सटेंडेड AD एंड AB एट Q एंड P। अच्छा, AB को हमने एक्सटेंड किया और AD को एक्सटेंड किया, C से एक लाइन पास हो रही है तो वो इन दोनों को काट रही है। A line passing through cuts extended AD and extended AB at Q and P। ये Q है, ये P है, और हमें एक बात पता है, ये चीज़ें लिख लिया करो कि रोम्बस की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ये आपको पता है बट ये लिख भी लिया करो और इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो। मान लो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हो रहा, कैसे होगा कि हाँ उसने रोम्बस दिया है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन में वहाँ पर रोम्बस दिखा और उसको सजा डाला, ये एंगल 180 ऐसे लिखना नहीं है। कुल मिलाकर साइड्स वाइड्स छोटी मोटी चीज़ें तो लिख लो और याद रखो कि ये रोम्बस है। ये नहीं इसको सारे आभूषण पहना दिए, इसको वहाँ सजा के रख दिया, पेपर में जब भी रोम्बस आ रहा है सजा दे रहे हैं। याद रखो कि उसने दिया क्या। QD इज हाफ ऑफ AB, जो QD है वो AB का हाफ है। अच्छा जी, तो अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये सारी 2 यूनिट है। हाँ जी सर, ओके, ये 1 यूनिट है। उसने क्या पूछा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ AB इज टू PB। तो AB इज टू PB का रेशियो बताना है। सोचो सोचो, हिंट दे दी है। पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, QAP को, ये जो लाइन है DC ये बेस के पैरेलल है। जी हाँ सर। तो सिमिलर ट्रायंगल की सिचुएशन क्रिएट हुई। जी हाँ सर। छोटी ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? 3 है भाई, 1 और 2। अच्छा, छोटी की 1 है तो बड़ी की 3 है, यानी कि बड़ी की साइड 3 गुना है। अब इस छोटी ट्रायंगल की साइड 2 है तो बड़ी की तो 6 होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, छोटी की 1 तो बड़ी की 3, छोटी की 2 तो बड़ी की 6, तो ये पूरी 6 होगी, तो यानी कि ये 4 होगी। तो AB इज टू BP, यही पूछा है क्या? 1:2। ठीक है, क्लियर है। अब क्वाड्रिलेटरल्स में एक चीज आपने देखी होगी कि चीजें वही ट्रायंगल वाली यूज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को बनाने में 2 ट्रायंगल लगती हैं, 2 ट्रायंगल ही लगती हैं, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन वो सारी ट्रायंगल वाली यहाँ पर आकर यूज होंगी क्वेश्चन बनाने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रायंगल वाली यूज ना हो। तो एक हिसाब से जब हम ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल करते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो अपना आधा काम हो जाता है। अब बाकी का सिलेबस एक तरफ,
रेक्टेंगल एक तरफ, ट्रायंगल और उससे पहले का एक तरफ, तो अभी ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। Q इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, देन QD की लंबाई तो क्यों ना HW में दे दी जाए। हिंट दूं, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन में ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में पॉइंट बीच में था, अब की बार पॉइंट ऑन द ट्रायंगल है, बस यही फर्क है, इसकी भी हिंट दे दी। ABCD is a rectangle, P is a point on the side AB as shown in the given figure, DP is equal to 13, DP जो है 13 है, CP is equal to 10, BP is equal to 6, देखो BP is equal to 6, then what is the value of AP, तो AP की वैल्यू बताओ। तो इस पॉइंट से जाऊंगा यहाँ तक यानी कि AP का स्क्वायर प्लस इस पॉइंट से यहाँ तक, अब मैंने क्या बताया था, पॉइंट चाहे रेक्टेंगल के ऊपर हो, उसके अंदर हो, उसके बाहर हो, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम तो लगेगा, ठीक है। AP स्क्वायर, फिर इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आऊँगा CP स्क्वायर इज इक्वल टू, अब B से जाऊँगा BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर 13, ठीक है। तो AP स्क्वायर, अच्छा मैंने सिर्फ 13 लिख दिया, 169, ठीक है। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से 100 कट गया, यहाँ पर बच गया 69, तो 90 और 15 105, अंडर रूट 105 आ जाएगा आंसर। AP इज अंडर रूट 105। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बिकॉज 90 डिग्री का है तो 6 8 10, 6 8 10, 3 4 5 का डबल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड 8 है तो ये वाली साइड भी 8, यहाँ पर भी आप कर सकते हो 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बिकॉज ये भी 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव होता है ये। तो अगर ऑन द ट्रायंगल हो ना पॉइंट, ऑन द रेक्टेंगल पॉइंट हो तो पाइथागोरस से ही कर लेना, क्योंकि तब पाइथागोरस को लगाना ईजी हो जाता है। लेकिन जब पॉइंट हो रेक्टेंगल के अंदर और बाहर तो पाइथागोरस को लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको रट के बैठे हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, Two friends A and B are standing at one corner of a rectangular ground. दो बंदे हैं एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड के एक कॉर्नर पर बैठे, मान लो इस कॉर्नर पर बैठे, एक है A एक है B। By the time A runs along the two adjacent sides, जब तक A जो है दो एडजेसेंट साइड्स पर दौड़ता है, तब तक B जो है, मतलब जब तक A ऐसे जाता है, by the time A runs along two adjacent sides of the rectangle to reach the opposite corner, B can reach there along the diagonal path. B यहाँ से भागकर चला जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि तेज कौन है, ज़्यादा लंबा कौन दौड़ रहा है, ज़्यादा लंबा तो A दौड़ रहा है, तो जितनी देर में B यहाँ से यहाँ तक जाता है A यहाँ से ऐसे भागकर यहाँ पर चला जाता है, तो A की स्पीड थोड़ी सी तेज होएगी, है ना। इफ़ A इज़ 40% फास्टर, वो ये बोल रहे हैं A 40% फास्टर है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम देखेंगे, देखो ये बंदा यहाँ से भाग रहा है, ये बंदा यहाँ से भाग रहा है, दोनों ये इतनी दूरी कवर कर ले रहा है, ये इतनी दूरी कवर कर ले रहा है, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। कि अगर टाइम सेम हो तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो है वो सेम होता है 2 या 3 स्थिति में, जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो A की जो स्पीड है वो 40% ज़्यादा है, यानी कि रेशियो 5:7 है, ये 100 है तो 140 है, तो स्पीड का रेशियो A और B का है 5:7, तो इनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7 ही होएगा। तो यानी कि B ने अगर डिस्टेंस कवर किया है 5 यूनिट तो A ने कवर किया है 7 यूनिट, इन दोनों का सम 7 है। अब वो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो निकाल लो। तो एक ऑप्शन तो है इसको x मान लो, इसको 7 - x मान लो। दूसरा ऑप्शन है कि रेशियो यूज़ करो, देखो इसको अगर आप 3 और 2 मानोगे तो 3 2 5 का तो कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट होता नहीं, मतलब 3 और 2 मानोगे, वैसे 3 और 2 डायरेक्ट नहीं लिखना, 7 को तोड़ना है 3:2 में, फिर देखना है पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है कि नहीं। 4 और 3 को देखो, 7 को 4:3 रेशियो में तोड़ोगे तो 4 और 3 3 4 5 का तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, फॉलो हो रहा है, तो दिस इज द आंसर।
ठीक है, तो ऐसे केस में ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ये कंटेंट के आगे बैठ रहा होगा ना बार बार, इसको मैं यूज तो करता नहीं, नीचे कर देते हैं। चलो, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, अगर किसी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स जो हैं वो 8 और 4 हैं, ये 8 है, ये 4 है। M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, जो डायगोनल है उनके मिड पॉइंट M और N है। तो एम एन की लंबाई बताओ, द लेंथ ऑफ एम एन। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, पी क्यू की अगर आप लंबाई पूछोगे तो पी क्यू इज 8+4/2 है, और एम एन की लंबाई अगर आप पूछोगे तो 8-4/2, दैट इज 2। क्लियर है? आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा इनकी, अलग अलग वैल्यूज देके क्या ही प्रैक्टिस करवानी है। आप इनको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे। कंसिडर ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है भाई, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी इज परपेंडिकुलर ए बी सी डी। अच्छा, ऐसे बोल रहा है ये, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है भाई, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी और ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है, बन गई बात, ये दोनों परपेंडिकुलर। इफ द ट्रेपेजियम हैज एन इन सर्कल विच टचेस ए बी एट ई, एक इन सर्कल है इसका, तो इन सर्कल यानी कि वो चारों साइड्स को ऐसे टच कर रहा है। ए बी एट ई, ए बी को ये ई पर टच कर रहा है, एंड सी डी एट एफ, सी डी को ये एफ पर टच कर रहा है, एंड ई सी डी एट एफ वेयर ई बी इज 25, ई बी ये 25 है, ओके जी, एंड एफ सी इज 16, एफ ये मैंने गलत बना दिया, एफ सी इतनी बड़ी है ये ई बी, तो ये मैंने नेमिंग गलत कर दी इसकी, इसका मतलब फिर से नेमिंग करनी पड़ेगी। इम्प्रैक्टिकल सी फिगर है ना, फिर लंबाइयाँ क्या है कि नेगेटिव में आ जाएंगी लंबाइयाँ, फिर दिक्कत होएगी। तो ये टच जहाँ पर कर रहे हैं वो भी नेमिंग ठीक कर लें। इफ द ट्रेपेजियम हैज इन सर्कल विच टचेस ए बी एट ई, ए बी एट ई एंड सी डी एट एफ, सी डी एट एफ, ठीक है। मैं इन चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा स्लो रहता हूँ, मेरा मतलब वहाँ से चमका पड़ता रहता है। टीचर्स, मतलब मैं ही नहीं, टीचर्स काफ़ी स्क्रीन को यूज़ करने में अनकंफर्टेबल रहते हैं, मैंने तो फिर भी लाइटनिंग ठीक करवा रखी है, मैं इंप्रूव करवाता हूँ, और इलाज नहीं है इन चीज़ों का। देखो, ई बी इज 25, ई बी इज 25 एंड एफ सी इज 16, एफ सी इज 16। अब देखो चीज़ें लॉजिकल लग रही हैं। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो बताओ भाई। अगर आप किसी भी सर्कल को ऐसे दो पैरेलल साइड्स में फंसा देते हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, आपको पता है कि सेंटर से इस पर जाओगे तो 90 डिग्री, सेंटर से इस पर जाओगे तो मान लो ये इसके टेंजेंट है 90 डिग्री, और ये दोनों मान लो पैरेलल हैं, तो क्या है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वही डायमीटर हो जाएगा। चाहे आप उस डिस्टेंस को यहाँ पर मेजर कर लो, यहाँ पर मेजर कर लो, दो पैरेलल लाइन के बीच में सर्कल को फंसाओगे तो ये सीधी डंडी जो है डायमीटर ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है, उसने इसका डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर यानी कि एफ से लेकर ई तक का ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, देखो, तो ये 16 है तो ये भी 16 होएगा। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल लाइन मैंने खींची है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 25 है तो 25 में से 16 गए 9, और उसने और कुछ भी बताया ही होएगा, नहीं बताया, ठीक है, हम निकालेंगे। पॉइंट बी से ई तक, एक पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो एफ से लेकर सी तक और सी से लेकर इस पॉइंट तक ये 16 होएगा, और बी से लेकर ई तक 25 है तो बी से यहाँ तक ये 25 होएगा, ठीक है। तो ये 9 है, 25 और 16 ये 41 है,
ये राइट एंगल है, तो 9 और 41 को देखकर कुछ आया दिमाग में, 9 40 41, यानी कि ये 40 है, सी से लेकर जेड तक ये 40 है, और यही इसका डायमीटर है। उसने रेडियस पूछा है, डायमीटर उसने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर इज 40, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ठीक है, AB is 6, AB जो है वो 6 है, ओके भाई, एंड AFE is equal to BEC। AFE ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ओके। इफ टू लाइन्स AF एंड BE आर ड्रॉन सो दैट द एरिया ऑफ ABEF, ABEF का जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ ABCD। अच्छा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ये मेरे को उसमें देना था यार, मेंसुरेशन 2D में देना था, बट यहाँ पर करवा देता हूँ, अब क्वेश्चन आ गया तो मैंने लिखा भी था, मैं इसको शिफ्ट करना भूल गया। ठीक है, किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर होएगा AB प्लस CD इंटू हाइट। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, अब आप इसको कर लोगे। ठीक है, उसने ये बताया है कि ये जो रेक्टेंगल है ABEF, इसका जो एरिया है ये पूरे ट्रेपेजियम से आधा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसकी हाइट मैंने मान ली h। ठीक है, तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये बस मैंने प्लेन ज्योमेट्री में, ये गलती से आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, आगे होना चाहिए था, बट ठीक है अभी भी कर लो। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो होगा बेस, यानी कि 6 इंटू एच, तो इसका एरिया है 6 इंटू एच, और इसका एरिया हाफ है किससे, इसका एरिया है हाफ इंटू किससे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इंटू, ये हाफ मैंने लिया है क्योंकि इसका एरिया हाफ है, इसलिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि CD प्लस में AB इंटू H। तो बस इजीली आप निकाल लोगे। दो और 2 4, 4 इधर आएगा, 24 इज इक्वल टू CD प्लस 6। इसका मतलब 6 में क्या जोड़ू कि 24 आ जाए, 18। तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। AB और CD दो पैरेलल लाइन है एंड ए ट्रांसवर्सल PQ, ये ट्रांसवर्सल PQ है, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर दे स्पीकिंग। AB और CD को M और N पर काटती है। ठीक है भाई, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन से है, मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 ये एक्सटीरियर हैं, और 5 6 7 8 ये इंटीरियर है। क्लियर है मेरे भाई। तो ये बोल रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाते हैं, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, अभी कर देते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अगर मैं इसको A मान लूँगा तो ये भी A हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको B मान लूँगा तो ये भी B हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है। और आपको एक बात पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180। इसका मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 90। अगर A प्लस बी 90 है तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, एक और बात आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल 2B है तो ये वाला एंगल भी 2B होएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो अगर इधर 2B है तो इधर भी 2B, और इधर भी B, इधर भी B। ठीक है, और A प्लस बी इज 90, तो ये भी 90 हो गया। ओके जी, इधर 2A है तो इधर भी 2A, इधर 2A है तो इधर भी 2A। ठीक है, तो A प्लस बी फिर से 90 हो गया, ये 3 90 हो गए तो चौथा भी 90 हो गया, या फिर A और भी 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो ये बन जाएगी मेरे भाई क्या, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल। 4 90 है तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल। अब हमें इनकी लंबाइयों के बारे में कुछ नहीं पता ना,
ये पैरेलल लाइन इतने दूर डिस्टेंस पर भी हो सकती हैं, इतने दूर डिस्टेंस पर भी हो सकती हैं, कभी स्क्वायर बनेगा कभी रेक्टेंगल, तो लंबाइयाँ आर नॉट फिक्स्ड। रेक्टेंगल पक्का बनेगी, है ना, क्या बनेगी, रेक्टेंगल। The measures of the angles of a quadrilateral taken in order are proportional to 1 2 3 4, then the quadrilateral is 4 और 1 5 3 और 2 5, तो ये ट्रेपेजियम बनता है। मैं इतने जल्दी कैसे निकाल सकता हूँ आपको बताऊंगा। देखो पहले ट्रेपेजियम की खासियत बताता हूँ। ट्रेपेजियम में ये दोनों, आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रेपेजियम में ये दोनों पैरेलल होते हैं। हाँ जी सर, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो एंगल ए और डी, इन दोनों का सम क्या होएगा, इन दोनों का सर 180 होएगा, तो इन दोनों का सम 180 होएगा बिकॉज ये पैरेलल है, और इन दोनों का सम 180 होएगा, जी हाँ। और चारों एंगल का सम कितना होएगा, 360 डिग्री होएगा। तो किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर होता क्या है, टोटल 360 डिग्रीज हैं टोटल चारों एंगल में, आधी यहाँ पर होती हैं आधी यहाँ पर होती हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं कैसे पहचानता हूँ कि जैसे 4 और 1 5 एक तरफ है, 3 और 2 5 एक तरफ है, तो ये ट्रेपेजियम तो पक्का बनेगा ही बनेगा, और कुछ इसने दे नहीं रखा। आप भले ही आप एंगल निकाल कर देख लो, 5 और 5 10, तो 18 गुना हो रहा है ये एक्चुअल। यहाँ पर टोटल सम 10 है, तो 18 गुना कहाँ, टोटल 360 होएगा तो 36 गुना हो रहा है। अब आप 36 से गुणा करोगे तो 36 तो नहीं 72, 36 तो 108, 36 के 144। अब आप जब इन एंगल्स को ऐसे लिखोगे, आपको तो पता नहीं ट्रेपेजियम है कि 36 है 72 है, इसने बोला टेकन इन एन ऑर्डर, है ना, कि ऐसे एक ऑर्डर में लिखने हैं, ये 144 है। अब आपको पता चलेगा कि इनका सम 180 है, इनका सम 180 है, अदरवाइज ये राम कहानी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेपेजियम में हमें पता है कि 180 इन दोनों का होगा, 180 इन दोनों का, आधा एंगल, टोटल जो डिग्रीज हैं आधी वहां पर बटी होंगी आधी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, अब टेकन एन इन ऑर्डर, तो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, है ना, तो पहला और चौथा की जोड़ी बनेगी दूसरे और तीसरे की, तो पहला और आखिरी का सम, दूसरा और तीसरा का सम बराबर है, ट्रेपेजियम बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ये बताओ, इफ ABCD is a quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at O, अच्छा इंटरसेक्ट, रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है रैंडम ही बनाते हैं। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals AC and BD intersect at O, उसके डायगोनल AC में बैठ कर पी रहे थे, BD they intersect at O, ओके। देन सारी साइड्स का जो सम है, सारी साइड्स का सम है, और जो डायगोनल्स की लंबाइयां हैं उनके बीच में रिलेशन मांग रहे हैं। तो देखो भाई, देखो कि जो AB है, AB इज लेस देन AO, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल 1 के अंदर मैं डायगोनल्स की लंबाइयों का रिलेशन साइड्स की लंबाई के रिलेशन से करना चाह रहा हूँ। AB इज लेस देन AO प्लस BO, क्यों सर, क्योंकि ट्रायंगल की कोई भी साइड ट्रायंगल की बाकी दो साइडों के सम से छोटी होती है, और अब ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर BC छोटी होएगी BO प्लस CO से, और ट्रायंगल नंबर 3 के अंदर CD विल बी लेस देन CO प्लस DO, और ट्रायंगल नंबर 4 के अंदर AD विल बी लेस देन DO, बाकी दो साइडों के सम से छोटी होगी तीसरी साइड, प्लस AO, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सबको जोड़ दूं तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, अब देखो AO और CO को जोड़कर क्या मिलेगा, AO और CO को जोड़कर एक बार आपको मिल जाएगा AC, अब AO और CO को जोड़कर एक बार फिर से आपको मिल जाएगा AC, 2 AC हो जाएंगे आपके घर में, ठीक है। देखो तो हमें 2 बार ये वाला डायगोनल मिलेगा, 2 बार ये वाला डायगोनल मिलेगा, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD, ठीक है, ये है कहीं पर। तो अब इस चीज़ को कई स्टूडेंट रट लेंगे कि चारों साइड्स का जो सम है वो दोनों डायगोनल्स के सम के डबल से छोटा होता है। प्लीज़ ऐसा ना करें, इतनी चीज़ों को रटेंगे ऐसे, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, इसको मत रटना भाई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपनी ये क्लास ख़त्म हो गई है, तो आगे 3 क्वेश्चन और हैं जो HW के हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने डिमांड रखी थी, तो पहला क्वेश्चन HW का वीडियो को पॉज करके कर लें,
अब अगले पे जा रहा हूँ, पॉज करके कर लिया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन SW का, वीडियो को पॉज करके कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन SW का, वीडियो को पॉज करके कर लें। ठीक है मेरे भाई, इसके आगे क्वेश्चन खत्म है। तो दैट्स ऑल, अपना मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक वीडियो के अंदर खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही एक वीडियो के अंदर मैं पॉलीगन को खत्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि अपना टाइम पर सिलेबस हो जाए। पढ़ते रहो ऐसे भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं।